अपोकलिप्स के बाद रीबर्थ होते ही एक आदमी ने सबसे पहला काम ये किया कि अपना घर बेचकर 2000 टन बर्फ खरीद ली। सब लोग मुझे एक बेवकूफ बोल रहे थे, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि कुछ ही दिनों में अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। वो भयानक गर्मी जमीन के नीचे दबे मॉन्स्टर्स को जगा देगी और जो भी लोग धूप के कांटेक्ट में आएंगे वो इंसानों को खाने वाले जॉम्बी बन जाएंगे। पिछली लाइफ में मैंने लियू रुयान का 18 साल तक चमचा बनने के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया था। फिर भी वो अपने मेल बेस्टी के साथ मेरे घर में घुस आई। उसने न सिर्फ मेरे सारे सप्लाईज छीन लिए बल्कि मेरे सामने ही मुझे टॉर्चर करके मार डाला। अब जब मुझे दोबारा जीने का चांस मिला है तो मैं कसम खाता हूं कि जो भी दर्द मैंने सहा है उसका बदला मैं उनसे 1000 गुना 10,000 गुना ज्यादा लेकर रहूंगा। और मेरा सबसे पहला काम उस जगह वापस जाना था जहां मैं जॉब करता था, क्योंकि अपोकैलिप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सप्लाईज ही होती है। आपको पता ही होगा कि पिछली लाइफ में नूडल्स के एक पैकेट के लिए भी लोग अपनी जान दांव पर लगा देते थे। लेकिन जैसे ही मैंने कंपनी के गेट के अंदर पैर रखा, सिर्फ 1 सेकंड लेट होने की वजह से मेरी 6 महीने की सैलरी काट ली गई। पिछली लाइफ में एंड ऑफ द वर्ल्ड आते ही बॉस पहले ही भाग गया था और मेरी 2.5 साल की सैलरी डूब गई थी। तो ये सारे सप्लाईज मेरी सैलरी का कॉम्पेंसेशन ही है। इसलिए मैंने अपना हाथ घुमाया और अपनी अवेकन हुई स्पेस एबिलिटी का यूज किया। देखते ही देखते पूरे वेयर हाउस के सारे सप्लाईज मेरे स्पेस के अंदर आ गए। मुझे इस स्पेस के साइज की टेंशन लेने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये 10,000 मीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा एक बहुत बड़ा क्यूबिक स्पेस था। इससे पहले मैंने इसी एबिलिटी से 2 मीठे पानी की झीलों को पूरा सुखा दिया था। और इस स्पेस के अंदर टाइम बिल्कुल फ्रीज रहता है, इसलिए फूड चाहे कितने भी टाइम तक रखा रहे हमेशा फ्रेश रहेगा। ये सब करने के बाद मैंने सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी आइटम्स की लिस्ट देखी और एक्साइटमेंट में मेरे आंसू निकल आए। फाइनली अब मुझे पिछली लाइफ की तरह इस तबाही में भूखा नहीं मरना पड़ेगा। तभी अचानक बॉस अपने 2 एम्प्लॉयज के साथ वेयर हाउस के अंदर आया, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह गया। उन लोगों ने देखा कि इतना बड़ा वेयर हाउस अचानक पूरी तरह खाली हो चुका था। इसलिए बॉस ने मेरी तरफ उंगली उठाई और गुस्से में चिल्लाकर पूछा, सुचेन, वेयर हाउस के सारे सप्लाईज कहाँ गए? अगर सीधे सीधे नहीं बताया तो आज यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर मैं बस मुस्कुराया और बोला, सारे आइटम्स तो मैंने ले लिए हैं। इसके बाद मैंने एक स्पेस जंप लिया और सीधे वेयर हाउस के बाहर टेलीपोर्ट हो गया। मेरा स्पेस सिर्फ सामान स्टोर करने के काम नहीं आता, बल्कि मैं इससे 3 मीटर के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। आने वाले मुश्किल वक्त में ये मेरी लाइफ बचाने की सबसे बड़ी स्किल होने वाली थी। जब मैं अपनी फ्री शॉपिंग को आगे बढ़ाने ही वाला था, तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। ये फोन उसी लियू रुयान का था जिसने पिछली लाइफ में मुझे मार डाला था। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से लियू रुयान की चिढ़ी हुई आवाज आई, सुचेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे छिप रहे हो और तुमने अपना घर बेचने के लिए एजेंट को दे दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने घर बेच दिया तो कोई भी लड़की तुम्हारे साथ रहेगी? मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूं। अभी वापस आओ और ये घर मेरे नाम ट्रांसफर करो, वरना तुम मुझसे शादी करने का सपना देखना हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने सीधे कॉल कट कर दिया। ये औरत सच में हद से ज्यादा मतलबी और इरिटेटिंग है। लियू रुयान, पिछली लाइफ में मैंने हर जगह से सप्लाईज ढूंढकर तुम्हें जिंदा रखा था, वरना तुम उस तबाही में कब की मर चुकी होती। पर तुमने आखिर में मुझे धोखा दिया। इस बार मैं तुम लोगों से पूरा बदला लूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। जो दर्द मैंने झेला है वो मैं तुम्हें 1000 गुना वापस लौटाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे सप्लाईज इकट्ठा करने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसलिए मैंने तुरंत एजेंट को फोन मिलाया, मैनेजर लियू, मैं उस घर को हाफ प्राइस में भी बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मुझे सारा पेमेंट कैश में चाहिए, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। थोड़ी ही देर में मैं टैक्सी लेकर एजेंट के ऑफिस पहुंच गया और लियू रुयान अपने मेल बेस्टी होंग माओ के साथ वहां काफी देर से वेट कर रही थी। जैसे ही मैं कार से उतरा, लियू रुयान गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी, सुचेन, तुम्हें पता भी है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और ऑफिस के अंदर जाने लगा। ये देखकर होंग माओ हाथ में डंडा लेकर मेरे सामने आ गया और चिल्लाया, तुम्हें घर बेचने की परमिशन किसने दी? हमारी प्रॉपर्टी बेचने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सच बता रहा हूँ, कल का सूरज नहीं देख पाओगे। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, मैंने सीधे उसका गला दबोच लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं वैसे डील करूं। तुम्हारे जैसे किसी फालतू आदमी को बोलने का कोई हक नहीं है। अपने बेस्टी को पिटता देख लियो रुयान ने पीछे से मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो 2.5 मीटर दूर जाकर गिरी। लियो रुयान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सबसे वफादार चमचा आज उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। जमीन पर दम घुटने की वजह से भीख मांग रहे हुआंग माओ को देखकर मैं बस ठंडी हंसी हंसा। टेंशन मत लो, तुम इतनी जल्दी नहीं
मरोगे। ये कहकर मैंने उसे दूर फेंक दिया और ऑफिस के अंदर जाने लगा। तभी लियू रुयान ने फिर से पागलों की तरह बकवास की। सुचेन, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचे, तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना तुम लाइफ में मुझसे कभी शादी नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके जवाब में मैंने उसे इतनी खतरनाक लुक दी कि वो दोनों तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग गए। इसके बाद मैं जब एजेंट के ऑफिस में गया तो मैनेजर लियू मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। हालांकि उसके मन में चल रहा था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं जो 10 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी सिर्फ 7 लाख में बेच रहा हूं, वो इसे आगे बेचकर लाखों कमा लेगी। पर वो ये नहीं जानती थी कि असली बेवकूफ वो खुद है, क्योंकि तबाही आने के बाद ये सारा पैसा रद्दी कागज बन जाएगा। जल्दी से डील फाइनल करने के लिए मैंने एग्रीमेंट को बिना ठीक से पढ़े ही तुरंत साइन कर दिया। बहुत जल्द मेरे बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए आ गए, लेकिन आने वाले वक्त के सप्लाईज के लिए ये पैसा बहुत कम था, इसलिए मुझे और पैसों का इंतजाम करना था। तभी मेरी नजर एक पोल पर लगे लोन के एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी। ये इस टाइम पैसे अरेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका था। मैं तुरंत लोन कंपनी के पास गया। वहां के मालिक वांग दहाई ने जब ये सुना तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि ये लड़का कोई जुआरी है जो गेम के चक्कर में अपने पेरेंट्स को भी बेच सकता है और वो मुझे आसानी से फंसा लेगा। जल्द ही मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपए और आ गए। इसके बाद मैं शहर के सबसे बेस्ट ग्रीन सिटी होटल में गया। ये उन चुनिंदा बिल्डिंग्स में से एक थी जो आने वाले डेंजर्स वेदर को झेल सकती थी। वहां एक शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट और स्विमिंग पूल भी था, जिसे मैं अपना परमानेंट बेस बना सकता था और वहां लंबे टाइम तक रह सकता था। भले ही मैंने कई वेयरहाउस खाली कर दिए थे, लेकिन मेरे पास गर्मा गर्म खाना नहीं था। इसलिए मैंने सीधे होटल मैनेजर लियू शिनरुई से बात की और बताया कि मुझे 1000 टेबल का वीआईपी खाना ऑर्डर करना है। लियू शिनरुए इतने बड़े ऑर्डर को सुनकर हैरान हो गई। फिर उसने अलग अलग प्राइसेस बताए कि 5000 और 10,000 की टेबल्स हैं और ऑनलाइन 30,000 और 1 लाख की भी हैं। मैंने कहा कि मुझे 10,000 वाली 1000 टेबल्स चाहिए। मैं अभी 5 लाख एडवांस दे दूंगा और बाकी पेमेंट 1 हफ्ते बाद करूंगा। ये सुनकर लियू शिनरुई दंग रह गई। उसने अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर देखा था, वो भी इतने स्मार्ट लड़के से। इसलिए वो मुझसे अच्छे रिलेशन बनाना चाहती थी ताकि किसी अमीर आदमी से कांटेक्ट बना रहे। उसने मुझसे पूछा, मिस्टर सु, क्या आपकी शादी होने वाली है? मैंने हंसकर कहा, हाँ, ये शादी के लिए ही है। आप मेरे लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बुक कर दीजिए। ये सब निपटाकर मैं खुश होकर होटल से बाहर आ गया। 1 करोड़ के खाने का इंतजाम करके मुझे बहुत सुकून मिला। और जहां तक बाकी पेमेंट का सवाल था, मैंने तो उसे चुकाने का सोचा ही नहीं था। मेरे जाने के ठीक बाद लियू रुयान और हुआंग माओ छिपकर होटल पहुंचे। उन्होंने लियू शिनरुई से पूछा, सुनो, अभी जो लड़का यहाँ आया था वो यहाँ क्या कर रहा था? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लियू शिनरुई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा कि इसका लुक तो मेरे से आधा भी नहीं है। अमीर लोगों की चॉइस भी कितनी अजीब होती है। फिर भी उसने बता दिया कि मैंने वहां खाना ऑर्डर किया है। ये सुनकर लियू रुयान और हुआंग माओ के होश उड़ गए। हुआंग माओ बोला, ये पॉसिबल नहीं है, वो तो एक मामूली चमचा है, उसके पास 1 करोड़ का ऑर्डर देने के पैसे कहां से आए? जब उन्हें यकीन नहीं हुआ तो लियू शिनरुई ने पेमेंट की डिटेल्स उनके सामने रख दी। तब जाकर उन्हें भरोसा हुआ कि सू चेन सच में कोई छुपा हुआ अमीर खानदान का लड़का है। इसके बाद लियू रुयान खुशी खुशी होटल से बाहर आई और उसने हुआंग माओ को अपने पास तक नहीं आने दिया, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लग्जरी लाइफ के बारे में वो सोच भी नहीं सकती, वो उसे सुचेन के जरिए मिलने वाली है। दूसरी तरफ मैं घर वापस आकर अपना बजट चेक करने लगा। घर बेचकर और लोन लेकर काफी पैसे मिल गए थे, लेकिन अभी भी कई जरूरी चीजें खरीदना बाकी था। तभी मुझे एक आइडिया आया और मैंने ऑनलाइन लोन एप्स का यूज करना शुरू किया। अपना फेस वेरिफिकेशन कराकर मैंने अलग अलग एप्स से कुल 9,70,000 रुपए का लोन ले लिया। इसके बाद मैंने बाकी जरूरी सप्लाईज की शॉपिंग शुरू की, जैसे कि हीटर जैसी चीजें जो नॉर्मल स्टोर पर नहीं मिलती, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, क्योंकि गर्मी के बाद दुनिया में बहुत भयानक ठंड भी आने वाली थी। मैंने एक कोयला फैक्ट्री के मालिक को फोन किया और 5 लाख एडवांस देकर 2000 टन कोयला बुक कर लिया, जो ठंड से बचने के लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद मैं बर्फ खरीदने के लिए बाहर निकला। जैसे ही मैं अपनी सोसाइटी के गेट से बाहर आया, लियू रुयान और उसकी चालाक सहेली लीना ने मेरा रास्ता रोक लिया। पिछली लाइफ में इसी लीना ने लियू रुयान को भड़काकर मेरा घर हड़पने के लिए उकसाया था। ये याद आते ही मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या अभी भी मेरे घर पर नजर है? तभी लियू रुयान ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और बोली, सुचेन, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो? कल मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती थी, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। लेकिन अगले ही पल मैंने उसका हाथ झटक दिया और बोला, आज मैं बिजी हूँ, तुम खुद चली जाओ। लियू रुयान और लीना को मेरा ये चेंज बहुत अजीब लगा। उन दोनों को लगा कि ये जरूर किसी अमीर लड़के का कोई टेस्ट है, इसलिए उन्होंने तुरंत एक टैक्सी की और मेरे पीछे चल पड़े। जल्द ही मैं बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री पहुंच गया, जहां का मालिक पहले से गेट पर वेट कर रहा था। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पूछा कि 2000 टन खाने वाली बर्फ कितने दिन में तैयार हो जाएगी। इतना बड़ा ऑर्डर देखकर मालिक अपनी फैक्ट्री की तारीफ करने लगा और प्रॉमिस
किया कि 3 दिन में काम हो जाएगा। मैंने बिना सोचे उसे 10 लाख एडवांस दे दिए। पैसे पाकर मालिक बहुत खुश हुआ और पूछने लगा कि इतनी बर्फ का क्या करोगे, कोई बड़ा इवेंट है क्या? मैंने झूठ बोल दिया कि मैं रेगिस्तान में चैरिटी का काम करने जा रहा हूँ और वहां से टैक्सी लेकर निकल गया। मेरे जाने के तुरंत बाद लियू रुयान और लीना अंदर आई और मालिक से पूछने लगी कि मैंने वहां क्या किया। मालिक ने बताया कि मैंने 8 लाख की बर्फ का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि सुचेन सिर्फ अमीर नहीं बल्कि बहुत बड़ा रईस है, वरना कौन पागल बर्फ पर इतने लाख खर्च करेगा। ये सब करने के बाद मैं शहर के एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में गया। पिछली लाइफ में सिर्फ काम करने की वजह से मैं कभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया था। वहां मेरी नजर मेन्यू कार्ड के एक अजीब से आइटम पर पड़ी जिस पर क्वेश्चन मार्क बना था और उसकी प्राइस 17,000 थी। वेटर ने बताया कि ये शेफ का स्पेशल सीक्रेट डिश है जो उनके मूड पर डिपेंड करता है। मैंने वही ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में एक पिंक बालों वाली खूबसूरत लड़की फॉर्मल कपड़ों में वो डिश लेकर आई और बोली, हेलो सर, मैं इस रेस्टोरेंट की हेड शेफ हूँ और आपकी पर्सनालिटी को देखकर मैंने ये डिश तैयार की है। लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं दंग रह गया। ये कोई और नहीं बल्कि पिछली लाइफ की खतरनाक शेफ डुआनिया थी। पिछली लाइफ की तबाही के दौरान उसके हाथों में कमाल का हुनर था। सोपलामस ये खमास उसके, कोई भी उसके खाने से बच नहीं पाता था। लेकिन वो खाना मॉन्स्टर्स के बॉडी पार्ट्स से बनता था जिसे खाना बहुत डेंजरस था। मुझे डरा हुआ देखकर डुआनिया ने शर्माते हुए पूछा, क्या आपको डर लग रहा है कि इतनी सुंदर लड़की खाने में जहर मिला देगी? मैंने तुरंत खुद को संभाला और खाना चखने लगा। शुक्र है कि अभी वो सब शुरू नहीं हुआ था, वरना मैं ये कभी नहीं खाता। 2.5 दिन बाद मेरे ऑर्डर किए हुए सप्लाईज धीरे धीरे वेयर हाउस में पहुंचने लगे। होटल के स्टाफ ने आकर वहां वीआईपी खाने की टेबल लगानी शुरू कर दी और वहां रेड कारपेट भी बिछा दिया। लियू रुयान ये देखकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि ये सब उसकी शादी के प्रपोजल के लिए हो रहा है। वो स्टाइल मारते हुए मेरे पास आई और पूछने लगी कि ये सारा सामान किस लिए है। मैंने उससे कहा, क्या तुम ये सामान शिफ्ट करने में हेल्प करोगी? इसके बाद बताऊंगा। ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगी कि मैं इतनी बड़ी अमीर घराने की बहू बनने जा रही हूँ, मैं ये मजदूरी क्यों करूं? तभी लीना ने उसके कान में फुसफुसाया कि ये जरूर सुचेन का टेस्ट है। वो देखना चाहता है कि तुम उसकी वाइफ बनने के लायक हो या नहीं। ये सुनते ही लियू रुयान तुरंत काम में लग गई। वो सोचने लगी कि अमीर बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर मैंने ये टेस्ट पास कर लिया तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। लीना अभी पीछे नहीं रही और बोली, सुचेन भाई, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने मन ही मन सोचा कि ये दोनों फ्री के लेबर अच्छे मिल गए हैं, इनसे काम करवा लेना चाहिए। शाम तक वो दोनों काम करते करते पूरी तरह थक गईं और जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें लगा कि ये सब अमीर बनने के लिए जरूरी था। लेकिन तभी मैंने सामान डिलीवर करने वाले ड्राइवर्स को 10-10 हजार का बोनस दे दिया। लियू रुयान थकते हुए मेरे पास आई और बोली, सुचेन, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मैंने ठंडे दिमाग से कहा, काम के लिए थैंक्स, लेकिन इसका कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। अब तुम दोनों जा सकती हो। लियू रुयान को यकीन नहीं हुआ और बोली, मजाक मत करो, खाना ठंडा हो रहा है, मेहमानों को बुलाओ और हम शादी करके अच्छे से रहते हैं। मैंने कहा, मैं भी यही चाहता था, लेकिन मैंने अपना घर बेच दिया है और मुझ पर बहुत कर्ज है। क्या तुम मेरे साथ गरीबी में रहोगी? लीना चिल्लाई, ये झूठ है। इस खाने की कीमत ही 1 करोड़ से ज्यादा है। तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं है? मैंने कहा, ये मेरा नहीं, ये किसी बड़े बिजनेसमैन का चैरिटी का सामान है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था। सच जानते ही लियू रुयान गुस्से से लाल हो गई और मुझ पर झपट पड़ी। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने साइड होकर उसे बचा लिया और वो जमीन पर गिर गई। वो चिल्लाई, सुचेन, तुम कोई अमीर नहीं हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम्हारी जैसी लालची लड़की से शादी करने का मुझे कोई शौक नहीं है। वो दोनों गुस्से में वहां से चली गई। सबके जाने के बाद मैंने सप्लाईज चेक किए और अपनी स्पेस एबिलिटी से सब कुछ गायब कर दिया। इसके बाद मैं होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आ गया। वहां मुझे वांग दहाई मिला जो हुआंग माओ और लियू रुयान के साथ रूम बुक करने आया था। हुआंग माओ ने मुझे देखते ही पहचान लिया, भाई इसी ने मुझे पीटा था। वांग दहाई ने भी मुझे पहचान लिया क्योंकि मैंने उससे लोन लिया था। उसने कहा, तो तुम हो वो लड़के, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया? अब तुम्हें मेरे 6 लाख रुपए ब्याज के साथ चुकाने होंगे। आज ही सारा हिसाब होगा। लियू रुयान और लीना मुझे देखकर हंसने लगी कि अब ये कभी कर्ज नहीं चुका पाएगा। अच्छा हुआ हम इसके साथ नहीं रहे। मैंने शांति से अपना खाना खाया और कहा, कितना शोर मचाते हो तुम लोग, चैन से खाने भी नहीं देते। वांग दहाई मेरे पास आकर बोला, कल पैसे चुकाने की लास्ट डेट है और तुम यहाँ ऐश कर रहे हो। वांग माओ चिल्लाया, भाई इससे बात मत करो, इसे अभी खत्म कर देते हैं। तभी होटल मैनेजर लियू शिनरुई बीच में आई और बोली, प्लीज यहाँ लड़ाई मत कीजिए। वांग दहाई ने कहा, ठीक है, अगर ये लड़का मेरे भाई के पैर छूकर माफी मांगेगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये फालतू लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वांग दहाई गुस्से से लाल हो गया। तभी एक दूसरा आदमी अपने गैंग के साथ वहां आया और बोला, यहाँ शोर मचाने की हिम्मत किसकी हुई? वांग दहाई उसे देखकर डर गया और बोला, स्ट्रांग भाई, आप यहाँ, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। मैंने उस आदमी को पहचान लिया।
वो गांव कियांग था जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा लीडर बनने वाला था और डुआन या भी उसी की टीम में थी। मुझे याद आया कि गांव कियांग को अपनी पावर्स इसी होटल में मिली थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार उसकी वो पावर मैं खुद ले लूंगा। इसके बाद मैं अपने रूम में आ गया और वाइन पीते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। आज रात ही वो भयानक गर्मी शुरू होने वाली थी। होटल के बाहर पूल के पास वांग दहाई और हुआंग माओ को बहुत गर्मी लग रही थी और चांद भी बहुत ज्यादा लाल दिख रहा था। अचानक आसमान का चांद लाल रोशनी से चमकने लगा और बाहर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पूरी सोसाइटी के लोग मेरे घर के बाहर आकर बर्फ की भीख मांगने लगे, लेकिन मैंने एक बर्फ के टुकड़े की कीमत 10 करोड़ रख दी। जिसके पास पैसे हैं वो खरीदे, बाकी लोग भाग जाएं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती छीनने की कोशिश की तो मैंने उन्हें सीधे लात मारकर दूर फेंक दिया। मैंने वार्निंग दी कि अगर कोई आगे आया तो मैं सीधे गोली मार दूंगा। बाहर इतनी तेज धूप थी कि हुआंग माओ और उसके साथी अपनी स्किन जलने से बचाने के लिए भागकर होटल के अंदर आए। उन्होंने खुद को ठंडा करने के लिए एक्वेरियम का पानी अपने ऊपर डाल लिया, लेकिन वांग दहाई के पूरे शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। उसने अपने एक आदमी को फोन करके कार लाने को कहा, लेकिन जैसे ही वो कार बाहर लाया, गर्मी की वजह से कार के टायर फट गए। बाहर सड़क पर लोग गर्मी से बिल्कुल सूख कर लाश बन चुके थे। उस आदमी का पैर भी पिघलती हुई सड़क से चिपक गया और वो दर्द से चिल्लाने लगा। फिर फोन कट हो गया। बाहर का टेम्परेचर अब 80 डिग्री पार कर चुका था और सड़क 100 डिग्री गर्म हो चुकी थी। शहर का पावर ग्रिड ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरे शहर की बिजली चली गई। बिना एसी के अंदर का टेम्परेचर भी 40 डिग्री से ऊपर चला गया। पूरा होटल एक ओवन की तरह बन गया था। तभी लियू रुयान को याद आया कि सुचेन के रूम में स्विमिंग पूल है, हमें वहां जाकर उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मैं अपने रूम में मजे से पूल में स्विमिंग कर रहा था। मैंने पहले से ही बड़े बैकअप बैटरीज और एसी का इंतजाम कर रखा था और मेरे पास बर्फ का पूरा स्टॉक था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जब मैं खाना खाने की तैयारी कर रहा था तभी गेट पर नॉक हुआ। गेट खोलते ही अंदर की ठंडी हवा बाहर गई, जिसे देखकर वांग दहाई हैरान रह गया। हुआंग माओ ने अंदर का पूल और ऐसी देखा तो चिल्लाया, भाई देखो, इसके पास सब कुछ है। लियू रोयान बोली, हम बाहर मर रहे हैं और तुम यहाँ मजे कर रहे हो, बाहर निकलो, ये रूम हमारा है। वांग दहाई ने कहा, तुमने मेरे पैसे लिए हैं, ये रूम मेरे कर्ज का ब्याज समझो। जैसे ही वो आगे बढ़ा, मैंने सीधे बंदूक निकालकर उसके पेट में गोली मार दी। गोली चलते ही सब डर कर पीछे हट गए। मैंने बंदूक तानकर कहा, जो भी आगे बढ़ेगा उसका हाल इससे भी बुरा होगा। वांग दहाई दर्द से कराहते हुए बोला, तुम तो बहुत चालाक निकले, आज मैं पीछे हटता हूँ। मैंने उसके पैर में एक और गोली मार दी और कहा, 3 तक गिनूंगा, तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वरना हमेशा के लिए यही रह जाओगे। नीचे लॉबी में बहुत हंगामा हो रहा था क्योंकि होटल में खाना खत्म हो चुका था। एक लोकल गैंग लीडर सुन देबियाओ ने धमकी दी कि सारा बचा हुआ खाना उसके रूम में पहुंचा दिया जाए। तभी हुआंग माओ वांग दहाई को लेकर नीचे आया और चिल्लाया कि सुचेन लोगों को मार रहा है। गांव कियांग ने देखा कि उसे गोली लगी है तो उसे समझ आ गया कि ऊपर कोई बहुत खतरनाक आदमी है। लियू रुयान ने सबको भड़काया कि सुचेन के रूम में बहुत सारा खाना, ऐसी और बर्फ है। ये सुनते ही भीड़ ऊपर की तरफ भागी। गांव कियांग चालाकी से अपने आदमियों के साथ पीछे रहा। भीड़ ने मेरे गेट पर आकर कहा, छोटे भाई, इस मुश्किल वक्त में हमें भी अंदर आने दो। तभी एक बच्चे ने अंदर रखी चिकन प्लेट देखी और वो अंदर झपटा, लेकिन मैंने उसे लात मारकर बाहर फेंक दिया और कहा कि अपने बच्चों को संभाल कर रखो। भीड़ चिल्लाई, वो सिर्फ बच्चा है, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो, हम सब मिलकर इसे बाहर निकाल देते हैं। मैंने तुरंत भीड़ में चिल्लाने वाले एक आदमी को गोली मार दी। सब शांत हो गए। मैंने कहा, मैं अकेला हूँ, लेकिन तुम्हारी जान भी एक ही है, जो आगे आएगा वो मारा जाएगा। बाहर की गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि वांग दहाई इन्फेक्शन की वजह से मर गया, लेकिन मैं अंदर पूरी लग्जरी लाइफ जी रहा था। तभी लियू रोयान और लीना रोते हुए मेरे गेट पर आई और बोली, सुचेन भाई, हमें अंदर आने दो, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने हंसकर कहा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, अंदर आ जाओ। तभी हुआंग माओ पीछे से चाकू लेकर झपटा, लेकिन मैंने बेसबॉल बैट से उसे मारकर बेहोश कर दिया। ये देखकर वो दोनों लड़कियां डर गईं और बाहर ही रहने की बात करने लगी। तभी बाहर एक मिलिट्री की रेस्क्यू कार आई, जिससे कुछ सोल्जर्स उतरे। सब सोचे कि उन्हें बचाने आए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक साइंटिस्ट लियू को लेने आए थे। सोल्जर्स ने भीड़ से कहा कि रात के 12 बजे जब टेम्परेचर कम होगा तब आप लोग खुद सेफ्टी जोन की तरफ जा सकते हैं। सुन देबियाओ ने पैसे देकर सोल्जर से सूट छीनने की कोशिश की, लेकिन सोल्जर ने उसे जमीन पर पटक दिया। तभी लियू रोयान ने एक सोल्जर को रोककर कहा कि ऊपर एक कातिल है जिसके पास गन है। सोल्जर लू शियाओफेंग जांच करने के लिए ऊपर गया। इसके बाद वो अपना वेपन लेकर अपस्टर्स जाने लगा। मुझे देखने दो कि तुम आखिर कौन हो। ये देखकर लियू रोयान मन ही मन बहुत हैप्पी थी। जब सुचेंग शूट हो जाएगा तो मैं उस रूम में रहकर रेस्क्यू का वेट कर सकूंगी। इसके बाद जब सोल्जर कॉरिडोर के कॉर्नर पर पहुंचा तो उसने शॉक होकर देखा कि साइड वाले प्लांट में एक कैमरा छिपा हुआ है। फिर अगले ही सेकंड रूम के अंदर से एक फ्लैशबैंग बाहर फेंका गया। एक तेज लाइट के साथ ही वहां एक टीयर गैस भी फेंका गया। जैसे ही सोल्जर वहां से रिट्रीट करने लगा, अचानक उसके पीछे एक शैडो आ गई। जब उसकी आईज खुली तो मैंने उसे रूम में बांध रखा था। लू शियाओफेंग स्पेशल फोर्स के डेप्यूटी कैप्टन। अब जब होश आ गया है तो चलो कुछ टॉक करते हैं। रूम में इतने सारे आइस क्यूब्स और एसी देखकर
लू शियाओफिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तुम आखिर कौन हो और तुम्हारे पास ये गन और फ्लैशबैंग कहाँ से आई? ये सुनकर मैंने कहा, मैं तो बस एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, ये गन वगैरह मैंने मिडिल ईस्ट में टूर के दौरान खरीदी थी। अब तुम मानो या ना मानो, इसके अलावा क्या ऑफिशियल्स ने कोई रेस्क्यू पॉइंट बनाया है जहां लोग कल सुबह खुद जाने वाले हैं? लू शियाओफेंग के रिएक्शन से साफ था कि मेरी बात सच थी। लगता है पिछली लाइफ की तरह सुबह टेम्परेचर भले ही कम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई 10 मिनट से ज्यादा मूनलाइट में रहा तो वो फेंट हो जाएगा और तब बहुत से लोग रास्ते में ही मर जाएंगे। ये सुनकर लू शियाओफेंग भी थोड़ा हेल्पलेस लगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, हमने सेफ जोन तो बना लिया है, लेकिन रेस्क्यू व्हीकल्स को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है। कई लोग अब झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें खुद ही रेस्क्यू पॉइंट पर जाने को कहना पड़ा। तब मैंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। वैसे मोटे क्विल्ट्स और कॉटन क्लोथ्स भी टेम्परेचर को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई गिरे नहीं तो सर्वाइवल रेट काफी बढ़ सकती है। इसके बाद मैंने नाइफ से उसकी रस्सी काट दी और दूर से ही उस पर गन पॉइंट कर दी। मैं तुम लोगों के काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यहां से जाने के बाद मैं बैकअप बुलाकर तुम्हें खत्म कर दूंगा? ये सुनकर मैंने उसे ऊपर देखने का सिग्नल दिया। ये फेस रिकॉग्निशन वाली मशीन गन गार्ड टावर है। अगर ये एक बार स्टार्ट हो गई तो मेरे अलावा इस रूम में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुझे लगता है तुम्हें ये मुझसे बेहतर पता होगा। जल्दी ही लू शियाओफिंग सबको ये बताकर कि क्विल्ट से हीट इंसुलेट हो सकती है, रेस्क्यू टीम के साथ वहां से चला गया। रेस्क्यू टीम को जाते देख सुन देबियाओ गुस्से से पागल हो गया और उसने तुरंत गांव कियांग के फेस पर एक थप्पड़ मार दिया। तुम लोगों को पालने का क्या फायदा? तुमने अभी अटैक क्यों नहीं किया उससे? वो हीट इंसुलेशन सूट अटे छीन लेना चाहिए था। लेकिन गांव कियांग उस मोटे को चुपचाप सहता रहा, क्योंकि जब सिस्टम ठीक होगा तो उसे इस मोटे के हाई प्रोफाइल लिंक्स की जरूरत पड़ेगी। तभी मैं अचानक एक कॉर्नर से हंसते हुए बाहर आया। ये अपोकैलिप्स का टाइम है और बॉस गांव अभी भी सिस्टम ठीक होने का सपना देख रहे हैं। ये देखकर पास खड़े एक लॉन्ग हेयर वाले गुंडे ने मुझे पकड़ने के लिए रश किया, लेकिन गांव कियांग ने उसे रोक दिया और हैरान होकर पूछा, सुचेंग तुम नीचे कैसे आए? ये सुनकर मैंने टेबल पर आइस क्यूब्स से भरी एक बाल्टी पलट दी। मैं तो बस बॉस गांव के साथ एक डील करने आया हूँ। वो दोनों आइस क्यूब्स देखकर शॉक हो गए। वो लॉन्ग हेयर वाला चिल्लाया, भाई देखो ये तो आइस क्यूब्स हैं, उसके रूम में जरूर और भी होंगे, इसे जान से मार देते हैं, फिर सब हमारा होगा। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने उसकी गर्दन पर गन पॉइंट कर दी। गांव कियांग ने यह देखकर तुरंत हंसते हुए कहा, भाई सू चेंग इसकी बातों को इग्नोर करो, चलो हम अपनी डील की बात करते हैं। थोड़ी टॉक के बाद उन दोनों को आखिरकार आइस क्यूब्स मिल गए। उस मोमेंट उन्हें पहली बार लगा कि आइस क्यूब्स खाना इतना ऑसम हो सकता है। लेकिन अगले ही सेकंड ब्लैक बॉस ने अचानक गांव कियांग के पेट पर लात मार दी। गांव कियांग, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने आइस क्यूब्स छिपा कर रखे। ये कहते हुए वो अपने पैर से गांव कियांग के सिर को कुचलने लगा। आइस क्यूब्स खाने के बाद सुन देबियाओ की नजर डुआन या पर पड़ी। इतनी हॉट वेदर में भी तुमने कपड़े पहने हैं, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहकर उसने डुआन या को अपने पास खींचा और उसके कपड़े फाड़ दिए। डुआन या को इस हालत में देखकर सुन देबियाओ और आगे बढ़ने की सोचने लगा, लेकिन तभी गांव कियांग अचानक उसके पीछे आया और उसकी गर्दन में नाइफ घोंप दिया। सुचेंग ने सही कहा था, अब ये अपोकलिप्स है, मुझे अब तुम्हारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अब मर सकते हो। अब यहाँ मेरा कंट्रोल है, बाकी लोग या तो रेस्क्यू पॉइंट पर भाग जाओ या फिर यहीं मरो। ये देखकर मैं कुछ सोचने लगा। साफ था कि मेरी बातों का इफेक्ट हुआ था। पिछली लाइफ में गांव कियांग इसी होटल से आगे बढ़ा था। अगर मैं इस प्रोसेस को फास्ट कर दूं तो क्या उसका चांस जल्दी आ जाएगा। इस एक्सट्रीम हीट के दूसरे दिन सब लोग गर्मी के मारे क्विल्ट्स लपेटकर चल रहे थे ताकि चांद से आने वाली हाई टेम्परेचर से बच सकें। लेकिन जमीन का टेम्परेचर तो और भी डेंजरस था, जो गिरने वाले इंसान को तुरंत मेल्ट कर रहा था और जमीन पर पड़ी ये सूखी डेड बॉडीज इंसानों को खाने वाले जॉम्बीज बन रही थी। असल में अभी कुछ देर पहले उस घमंडी ब्लैक बॉस ने डुआनिया पर हाथ डालना चाहा था, लेकिन उसके अपने ही आदमी ने उसकी गर्दन की आर्टरी काट दी। अब इस अपोकैलिप्स में पुराना स्टेटस और पोजीशन सब खत्म हो चुके हैं। हमें अब इस मोटे की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गांव कियांग ने सबसे कहा, अब यहाँ मेरा कंट्रोल है, बाकी लोग या तो रेस्क्यू पॉइंट पर चले जाओ या यहीं मरो। लेकिन लियू रुयान और लीना ने यहीं रुकने का डिसीजन लिया ताकि उन्हें गांव कियांग का झूठा वाटर मिल सके। तुम लोगों ने अगर ये वाटर पी लिया है तो मैं जो कहूंगा वो तुम्हें चुपचाप मानना होगा। फिर अगले ही सेकंड वो लॉन्ग हेयर वाला आगे बढ़ा और लियू रुयान की ड्रेस फाड़ दी। इतनी हॉट वेदर है, पहले तुम मेरा मूड ठीक करो। जैसे ही वो लॉन्ग हेयर वाला कुछ करने वाला था, अचानक लाल आंखों वाले दो ज़ॉम्बीज अंदर आ गए और अगले ही सेकंड वो पागल होकर होटल में घुस गए। ये देखकर गांव कियांग और बाकी लोगों के पसीने छूट गए। ज़ॉम्बीज, ये तो ज़ॉम्बीज हैं। जब ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने वाले थे, गांव कियांग ने एक येलो हेयर वाले की गर्दन पकड़ी, स्लैश दबोची और उसे अपने आगे कर दिया। लेकिन उन ज़ॉम्बीज की बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि उस येलो हेयर वाले की पीठ तुरंत जलकर खराब हो गई। गांव कियांग ने भले ही ज़ॉम्बी को टच नहीं किया था, पर इतनी हीट थी कि उसने उसे छोड़ दिया। तभी मैं कंधे पर एक बड़ी सोर्ड रखकर वहां आया।
सब साइड हो जाओ। ये देखकर वो लॉन्ग हेयर वाला भी मेरी 2.5 मीटर की सोर्ड से डर गया। क्या ये पागल ज़ॉम्बीज़ को काटने जा रहा है? ये सुनकर गांव कियांग हंसा। अच्छा है, जब सुचेंग इसे खत्म कर देगा तब हम उसे मार देंगे। लेकिन मैं उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को देखकर बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि मुझे पता था कि हाई टेम्परेचर की वजह से डेड बॉडीज में म्यूटेशन होता है और उनकी पुरानी मेमोरीज एक्टिव रहती हैं। गांव कियांग ने ब्लैक बॉस को मारा था, इसलिए ब्लैक बॉस ज़ॉम्बी बनने के बाद सबसे पहले उससे रिवेंज लेने आएगा। और ये वांग दहाई मेरे हाथों मरा था, इसलिए वो पक्का मेरे ऊपर अटैक करेगा। लेकिन मैंने अपने सामने खड़े वांग दहाई को छोड़ दिया और उस ब्लैक बॉस की तरफ बढ़ा, क्योंकि गांव कियांग का चांस यही था। मैंने अपनी स्वॉर्ड चलाई और एक झटके में ब्लैक बॉस के 2 टुकड़े कर दिए। उसके मरते ही वहां से एक पर्पल क्रिस्टल निकला। तो ये है वो क्रिस्टल जो सुपर पावर देता है। पिछली लाइफ में गांव कियांग इसी के दम पर शहर का बॉस बना था, लेकिन अब ये मेरा है। फिर मैंने वांग दहाई को गांव कियांग की तरफ किक कर दिया। अब ये वाला तुम संभालो, तुम लोग मजे करो। ये कहकर मैं अपस्टेयर्स चला गया। गांव कियांग गुस्से में था, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने फिर से जमीन पर पड़े येलो हेयर वाले को उठाया, उसे अपने आगे किया और साइड में फेंक दिया। वो सीधे उनके वाटर बॉटल्स वाले स्टॉक पर जाकर गिरा। बहुत एफर्ट के बाद उन्होंने उस ज़ॉम्बी को मार तो दिया, लेकिन उनका सारा वाटर बर्बाद हो गया। इस बीच मैं अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में आ गया था। एपोकलिप्स में इन ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स की बॉडी में कभी कभी ऐसा क्रिस्टल मिलता है, लेकिन इसका चांस 1000 में से 1 होता है। इसलिए इस प्रीशियस आइटम को 1982 के कोक के साथ लेना होगा, और मैंने उसे पी लिया ताकि मेरी बॉडी इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके। अगले ही सेकंड मेरी बॉडी में एक क्रेजी एनर्जी ब्लास्ट हुई। बहुत तेज जलन की वजह से मेरी चीख निकल गई और फिर मैं अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ सारा वाटर खत्म होने के कारण लियू, रुयान और लीना वहां से भागकर रेस्क्यू पॉइंट जाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन तभी उस लॉन्ग हेयर वाले ने उन्हें पकड़ लिया। हम प्यास से मर रहे हैं, कोई आइडिया निकालो वरना तुम पहले मरोगी। तभी लीना ने कहा, लियो रुयान सुचेंग की फियांसे है, अगर तुम इसके साथ कुछ करोगे तो सुचेंग पक्का डोर ओपन कर देगा। मजबूर होकर लियो रुयान ने कोऑपरेट करने को कहा, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि उसे भरपेट फूड और मीट चाहिए। ये सुनकर गांव कियांग आगे आया और गुस्से में पूछा, तुम्हें मीट खाना है? उसने लियू रुयान को एक नाइफ दिया और कहा, अगर खाना है तो खुद इंतजाम करो। ये सुनकर लियू रुयान डर गई, लेकिन फिर उसने गुस्से से लीना की तरफ देखा। लियू रुयान को अपनी तरफ आते देख लीना भीख मांगने लगी। रुयान, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लियू रुयान हंसी, झूठ मत बोलो, हम कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। अभी तुमने ही मुझे फंसाया था, इसलिए मुझे दोष मत देना। कहते ही उसने चाकू उठाया और लीना पर अंधाधुंध वार करने लगा। ये खौफनाक सीन देखकर पास में खड़े हाई वॉल और दूसरे शख्स के भी होश उड़ गए। लीना को जमीन पर गिरते देख लियू रुयान पागलों की तरह हंसते हुए बोली, सुचेन, जब मेरा पेट भर जाएगा तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। तभी जब हाई वॉल डुआनिया को खाना बनाने के लिए बुलाने लगा तो देखा कि डुआनिया पहले ही गायब हो चुकी थी। उधर मेरी भी बेहोशी टूटी और होश में आते ही मैंने नोटिस किया कि मेरी पावर और इस स्पीड दोनों बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। साथ ही मेरी हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी पहले जैसी नहीं रही। अब मुझे हाई टेम्परेचर से कोई डर नहीं लगेगा। उसी वक्त मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि डुआन या मेरे घर के बाहर खड़ी है। अगले ही पल मैंने सीधे दरवाजा खोला और उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझसे कोई काम है? मुझे बिना कपड़ों के और 8 पैक एब्स के साथ देखकर डुआनिया शर्म से एकदम लाल हो गई। इसके बाद जब डुआनिया ने अपने आने की वजह बताई तो अजीब सिचुएशन से बचने के लिए मैंने फटाफट कपड़े पहने और थोड़ा खांसते हुए कहा, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता। ये सुनकर डुआनिया बोली कि वो शेफ होने के साथ साथ एक बेहतरीन सर्जन भी है, पर मैंने फिर भी मना कर दिया। तुम्हारी कंडीशंस काफी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इस वक्त सामान की इतनी कमी है कि कल का भी भरोसा नहीं। मेरा इनकार सुनकर डुआनिया ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर आप मुझे बाहर नहीं निकालेंगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुनते ही मैं तुरंत मान गया। जब डुआन ब्यूटी ने खुद कहा है तो इसे अपना ही घर समझो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ, मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए पहले मुझे अपना कमिटमेंट दिखाओ। वो गॉडेस ब्लैक बॉस के चंगुल से बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे घर मदद मांगने आई थी, पर मैंने सबसे पहले उससे वफादारी का सबूत मांगा। इस अपोकैल्पिस में जिंदा रहने के लिए डुआनिया को शर्माते हुए हाँ कहना पड़ा, क्योंकि यहाँ पानी और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ नहाने की भी फैसिलिटी थी, जो बाहर के मुकाबले किसी जन्नत से कम नहीं था। खैर, उसकी हर एक एक्टिविटी पर मेरी पूरी नजर थी। मैं कोई छुपकर नहीं देख रहा था, बस ये श्योर कर रहा था कि तुम कोई गलत हरकत ना करो। थोड़ी देर बाद डुआनिया मेरे दिए हुए यूनिफॉर्म को पहनकर बाहर आई। सोचें, क्या ये कपड़े थोड़े छोटे नहीं है? इस पर मैंने बिल्कुल सीरियस होकर कहा, बिल्कुल छोटे नहीं है, ये साइज तो एकदम परफेक्ट है। तभी अचानक बाहर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। सुचेन, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर ही तुम्हारी मंगेतर का काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर डुआनिया ने मेरा
हाथ पकड़कर कहा, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, उन लोगों ने लीना को मारकर खा लिया है, अगर खोला तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनते ही मेरा चेहरा एकदम गुस्से से काला पड़ गया। क्या कहा? वो इंसानों को खा रहे हैं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। तुम लोग हर वक्त आकर दरवाजा पीटना बंद करो, अगर टूट गया तो क्या तुम्हारे बाप की औकात है हर्जाना देने की? मुझे बाहर आते देख लियू रोयान का सिर दबोचे खड़े लोग रुक गए। उनकी आंखें पूरी लाल थीं और नसें फूली हुई थीं। वो सब मेरी तरफ देखकर कमीनी हंसी हंसने लगे। आखिरकार तुम्हें अपनी फियांसे पर तरस आ ही गया। बात करते करते चाकू लिए एक गुंडा पहले से ही कोने में सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैंने कदम बाहर निकाला, उसने तुरंत आकर मेरे सिर पर वार करना चाहा, लेकिन मैंने उसका रिस्ट पकड़ लिया और इतनी जोर से मरोड़ा कि उसका पूरा हाथ टूट गया और उसका अपना ही वेपन उसकी गर्दन के आर पार हो गया। ये सीन देखकर हाई वॉल वहीं जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरा रिएक्शन टाइम इतना फास्ट होगा। इसी बीच लियू रोयान ने मौका पाकर हाई वॉल और उसके आदमियों की ग्रिप से खुद को छुड़ाया और तेजी से मेरी तरफ भागी। सुचेन, मुझे बचाओ! लेकिन मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। मैंने देखा कि वो धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल रही थी, क्योंकि इस टाइम पर जो भी इंसानी मांस खा रहा था उसकी बॉडी में म्यूटेशन हो रहा था और मुंह में नुकीले दांत निकल रहे थे। अब तुम लोग इंसान नहीं रहे। ये सुनकर हाई वॉल और उसके साथी हंसे। जब दुनिया ही खत्म होने वाली है तो इन सब बातों की परवाह कौन करता है? तभी लियू रोयान ने अचानक अपने नुकीले पंजों से मुझ पर अटैक किया। सुचेन, मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए बेताब हूं। पर मैंने उसे एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक दिया। मेरी ये राइट लेग किक कोई मामूली किक नहीं थी। इस शॉट ने लियू रोयान को सीधे खिड़की से बाहर उड़ा दिया। जब वो इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली थी, तब उसने अपने पंजों के दम पर बालकनी की ग्रिल को कसकर पकड़ लिया। सुचेन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बाहर की तेज धूप जैसे ही उसकी बॉडी पर पड़ी, उसे भयानक दर्द होने लगा। इसी दौरान जब मैं बिजी था, हाई वॉल और उसके आदमियों ने मुझ पर एक साथ हमला करने की प्लानिंग की, पर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए क्या मुझे अपनी बुलेट्स वेस्ट करनी पड़ेंगी? ये सुनकर एक गुंडे ने हवा में छलांग लगाई। घमंडी साले, हमें इतना कमजोर मत समझ। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने गन निकालकर सीधे उसके सिर पर फायर कर दिया। बुलेट उसके सिर के पार हो गई और मैंने ठंडे दिमाग से कहा, लेकिन मुझे वेस्ट करना पसंद है। ये देखकर हाई वॉल ने तुरंत सबको बिखर जाने का ऑर्डर दिया। तभी लंबे बालों वाला एक लड़का कूदकर मेरे पीछे आया। अब सिर्फ हमारी पावर ही नहीं, बल्कि हमारा रिफ्लेक्स और स्पीड भी बढ़ चुकी है। जब हम अलर्ट हैं तो तुम हमें टच भी नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम सीधे ऊपर जाओ। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही मैंने जंप करके उसका सिर दबोच लिया। क्या तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया? अगर हो गया तो पहले तुम जाओ। कहते ही मैंने उसका सिर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। तभी पास खड़े एक गंजे ने मुझ पर बैक स्टैब करने की कोशिश की। अच्छा हुआ मैंने टाइम पर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी ही तलवार से एक ही झटके में सामने खड़े दो गुंडों को साफ कर दिया। ये देखकर हाई वॉल पूरी तरह बौखला गया और उसने गुस्से में आकर उसे दीवार पर दे मारा। उस टक्कर के इम्पैक्ट से पूरी दीवार में दरारें आ गईं। तभी बाहर से एक बॉडी उड़ती हुई अंदर आई। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं भी हैरान रह गया। वो लियू रोयान थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि उसने खुद को इवॉल्व कर लिया है। लगता है जब से मैंने तुम्हारी गुलामी करना बंद किया है, तब से मुझसे तुम्हारी दुश्मनी कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई है। कहते ही मैंने हाई वॉल की गर्दन मरोड़ दी। जब तुम बार बार सामने आ ही रही हो तो मैं तुम्हें एक बार फिर खत्म कर देता हूँ। ये सुनते ही लियू रोयान पागल हो गई। उसकी एनर्जी से आसपास की हवा में अजीब सी आवाजें आने लगी। अगले ही पल वो तलवार की रफ्तार से मेरी तरफ झपटी। बस एक पल में उसके पंजों ने मेरे शोल्डर पर तगड़ा वार किया। एक आदमी ने सिर्फ एक ग्लास आइस वाटर पिया और अगले दिन उसके 8 पैक एब्स बन गए। पुरानी गॉडेस पैचअप करने आई तो उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी, क्योंकि इस टाइम पर ह्यूमन फ्लैश खाने से बॉडी म्यूटेट हो जाती है और लोग आदमखोर मॉन्स्टर बन जाते हैं। फिर मैंने उसे लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे लगा वो मर चुकी होगी, पर जब मैं जाने लगा तो वो नीचे से दोबारा ऊपर कूद आई। न सिर्फ उसके जख्म ठीक हो चुके थे, बल्कि उसने सेकंड म्यूटेशन भी अचीव कर लिया था। पर मुझे डरने की बजाय हंसी आ रही थी, क्योंकि अब मैं उसे एक बार फिर मार सकता था। कॉरिडोर का ये नजारा देखकर डुआन या की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुचेन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने अकेले ही हाई वॉल की पूरी गैंग को खत्म कर दिया। मुझे भी कुछ न कुछ करना होगा, मैं उसके लिए बोझ नहीं बन सकती। इसके बाद जैसे ही मैं लियू रोयान को खत्म करने आगे बढ़ा, पीछे से डुआन या ने मुझे आवाज दी। वो हाथ में एक हंटर लेकर कमरे से बाहर आई और सीरियस होकर बोली, सुचेन, मैं इस लड़ाई में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये देखकर मैंने मजाक में कहा, तुम डर कर छुपी नहीं, तुम्हारा हौसला अच्छा है, लेकिन इस हालत में तुम सिर्फ मेरा ध्यान भटकाओगी। मेरी बात सुनकर डुआनिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो भूल ही गई थी कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, जो किसी भी एंगल से फाइट करने के लायक नहीं लग रहे थे। इसी बीच म्यूटेटेड लियू रोयान ने अचानक हमला किया और मेरे ऊपर से अपने पंजे गुजार दिए। ये देखकर डुआनिया चीख पड़ी, ससे सी छिपा सुसा किया। उसे लगा कि इतने तगड़े वार से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन लियू रोयान के पंजों ने सिर्फ मेरे कपड़े फाड़े, मेरी स्किन पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर लियू रोयान हैरान
परेशान होकर चिल्लाई। उसके पंजों का कोई असर नहीं हुआ था। उसने हार नहीं मानी और पलक झपकते ही मेरे पीछे आकर मेरे शोल्डर पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। पर अगले ही पल उसे लगा जैसे उसने किसी फौलाद को काट लिया हो। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इस पर मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मेरी इतनी सॉफ्ट स्किन को भी तुम काट नहीं पा रही हो, तो ये नुकीले दांत सिर्फ शो पीस हैं क्या? अब मेरी बारी है। कहते ही मैंने लियू रोयान के दोनों हाथ पकड़े, बैक फ्लिप मारकर उसके पीछे गया और उसकी पीठ पर लात जमा दी। फिर मैंने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम दर्द महसूस करने के लिए रेडी हो? लियू रोयान अभी कुछ समझ पाती। इससे पहले ही मैंने हवा में जंप करते हुए उसके दोनों हाथ उखाड़ फेंके और उसे नीचे की तरफ लात मार दी। उस भयानक फोर्स से जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। दर्द से कराहती हुई लियू रोयान जमीन पर रेंगने लगी। मैं कटे हुए हाथों को लेकर उसके पीछे उतरा। मैं तो तुम्हें इस अपोकैलिप्सिस में तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, पर अब तुम्हें तुरंत खत्म करना होगा। जैसे ही मैं आखिरी वार करने वाला था, मैंने देखा कि लियू रोयान की पूंछ अचानक लंबी होने लगी और उसने जमीन पर पड़े हाई वॉल को अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और उस 2 मीटर के हट्टे कट्टे आदमी को पूरा का पूरा निगल गई। इसके तुरंत बाद लियू रोयान के कटे हुए हाथ दोबारा ग्रो करने लगे। सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर उसके 2 नए हाथ आ गए। ये देखकर मैं भी दंग रह गया कि वो किसी को खाकर अपने बॉडी पार्ट्स दोबारा उगा सकती है। ऐसा सीन मैंने अपनी पिछली जिंदगी में भी नहीं देखा था। पास खड़ी डुआन या भी शौक में थी। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो साइंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। तभी मैं जोर जोर से हंसने लगा। अगर तुम्हारे पास रीजनरेशन पावर है तो इसका मतलब है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगी और मैं तुम्हें बार बार टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। मेरी हंसी और तेज हो गई, जिसे देखकर लियू रोयान ने एक डरावनी चीख निकाली जैसे वो सब कुछ तबाह कर देगी। पर अगले ही पल मैं उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। जब तक वो समझ पाती, मेरा हाथ उसके शोल्डर पर था। चलो देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी कितनी बार दोबारा ग्रो कर सकती है। शुरुआत लेफ्ट हैंड से करते हैं। कहते ही मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसका बायां हाथ उखाड़ दिया। फिर उसके कान के पास धीरे से कहा, अब राइट हैंड की बारी है। उसकी चीख के साथ ही उसका दायां हाथ भी अलग हो गया। इसके बाद मैंने उसके दोनों पैर और पूंछ भी काट दी और उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। ये तुम्हारा पहला राउंड था। देखते हैं तुम कितनी बार और कर सकती हो। बहुत जल्द लियू रोयान के हाथ पैर फिर से उगने लगे, पर इस बार उसकी चीख की जगह रोने की आवाज आ रही थी। उसके चारों हाथ पैर वापस देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आर यू रेडी? अब सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। ये देखकर डुआन या को पसीने छूट रहे थे। वो सोच रही थी कि इस औरत से मेरी क्या दुश्मनी थी जो मैं इतना क्रूर हो गया था। जमीन पर पड़ी लियू रोयान की हालत खराब थी, पर मैं बिना रुके उसे डिसमेंटल करता रहा। 21वीं बार जाकर लियू रोयान की बॉडी ने ग्रो करना बंद कर दिया। वो जमीन पर रोते हुए बोली, सुचेन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार हूं ना। इस पर मैंने नफरत से कहा, क्यों का जवाब चाहिए? बदला लेने के लिए। पिछली जिंदगी में मैंने अपना सब कुछ लगाकर तुम्हें इतने सालों तक जिंदा रखा और तुमने अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे जान से मार दिया। न सिर्फ मेरा सारा सामान लूटा, बल्कि मुझे तड़पा तड़पा कर मारा। अच्छा हुआ गॉड ने मुझे ये रीबर्थ का मौका दिया ताकि मैं खुद तुम दोनों को खत्म कर सकूं। कहते ही मैंने अपना पैर उठाया और लियू रोयान के सिर को कुचलकर कीमा बना दिया। मेरा ये पागलपन देखकर डुआनिया ने डरते डरते पूछा, सुचेन, तुम ठीक तो हो ना? पर मैंने उसे रूखेपन से कहा, क्या तुम रेडी हो? डुआनिया को समझ नहीं आया कि मेरा क्या मतलब था। मैंने अभी इतनी बहादुरी दिखाई है तो क्या तुम्हें मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए? पूरी दुनिया में एक ही रात में टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ गया था। लोगों को खाना अरेंज करने तक का टाइम नहीं मिला। लोग एक पैकेट नूडल्स के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे थे। अगर किसी के पास एक सॉसेज भी होता तो उसे राजा जैसा ट्रीटमेंट मिलता, लेकिन मेरे पास एक बड़ा सीक्रेट वेयरहाउस था जहां जिंदगी भर का खाना, 2000 टन आइस ब्लॉक्स और ढेर सारे हीटिंग इक्विपमेंट्स थे। क्योंकि इस भयंकर गर्मी के बाद दुनिया में एक बर्फीला दौर भी आने वाला था। इसी बीच इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के रेस्क्यू कैंप पर ड्यूटी कर रहे लू शाओफेंग ने नोटिस किया कि झुलसाने वाली गर्मी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। क्या ये गर्मी का अपोकैलिप्सिस खत्म होने वाला था? पर वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसने देखा कि रेस्क्यू कैंप की तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ चली आ रही है। पहले तो कैप्टन को लगा कि ये सब सर्वाइवर्स हैं जो मदद के लिए आ रहे हैं, पर अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इंसान नहीं बल्कि म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ज़ॉम्बीज की उस आर्मी ने कैंप पर धावा बोल दिया। कैप्टन ने फाइट करते हुए पीछे हटना शुरू किया और लू शाओफेंग को ऑर्डर दिया कि वो तुरंत आम लोगों को लेकर वहां से निकल जाए। उधर दूसरी तरफ पूरे 2.5 दिन बाद मैं अपने घर से बाहर निकला, क्योंकि सिर्फ मुझे पता था कि कुछ ही समय में ये पूरा इलाका समंदर के पानी में डूबने वाला है। मैंने अपने पर्सनल स्पेस से एक ऑफ रोड व्हीकल निकाला। मुझे समंदर का पानी आने से पहले उस खास चीज को ढूंढना था। पिछली जिंदगी में इसी टाइम पर कई आम लोग और सोल्जर्स ज़ॉम्बीज के अटैक में मारे गए थे, जिसकी वजह से भारी क्वांटिटी में वेपन्स और एमुनिशन इधर उधर बिखर गए थे। इसके बाद जिन लोगों के पास गन्स आ गईं, उन्होंने अपने अपने गैंग्स बना लिए और जो भी उनके सामने आता वो उसे उड़ा देते। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मैं गाड़ी लेकर ज्यादा दूर नहीं गया था कि कुछ लोकल गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया। ये रास्ता हमारा है, अगर आगे जाना है तो अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दो। उनकी ये बात सुनकर मैं धीरे से हंसा। क्या बेवकूफ लोग हैं,
दुनिया खत्म होने को है और ये अभी भी लूटपाट कर रहे हैं। अगले ही पल मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। उन गुंडों के होश उड़ते इससे पहले ही गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो सब हमेशा के लिए सो गए। थोड़ी देर बाद मैं एक बड़े गड्ढे के पास रुका। पिछली जिंदगी की तरह ही चांद की तेज रोशनी की वजह से सारे शव जॉम्बीज बन चुके थे, जिन्हें मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाकर बाहर बुला लिया था। लेकिन हर जॉम्बी के सिर में कीमती क्रिस्टल नहीं होता। सबका सिर फाड़ना टाइम वेस्ट करना था, इसलिए मैं सीधे स्कूल की तरफ उस चीज को ढूंढने निकल गया। ग्रेजुएशन के बाद मैं पहली बार अपने कॉलेज वापस आया था। बहुत जल्द मैं स्कूल की लैब बिल्डिंग के पास पहुंच गया। मैंने अपनी ऑफ रोड गाड़ी पार्क की और उसे वापस अपने पर्सनल स्पेस में रख लिया। ये करने के बाद मैंने लैब का मेन गेट खोला और अंदर चला गया। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि गेट पर ही चेन से बंधे 2 जॉम्बीज मिलेंगे। उनके लीडर ने मुझे देखकर धमकी दी, ओए लड़के, हमारे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? चुपचाप अपना बैग हमें सौंप दो। ये सुनकर मैंने तुरंत बैग से एक फ्राइड चिकन लेग निकाला। भाई लोग, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो, मेरे पास ये चिकन लेग है। ये देखते ही उन तीनों की आंखों में चमक आ गई। इस दौर में भी तुम्हारे पास चिकन है? जल्दी इधर फेंको, हमें भी टेस्ट करने दो। मैंने बिना सोचे समझे चिकन लेग उनके सामने फेंक दिया। अगले ही पल जो तीनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो आपस में ही भिड़ गए, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में हर कोई असली खाना खाना चाहता था। लेकिन तभी वो तीनों अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने से एक पतली सी स्ट्रिंग गुजरी और जैसे ही मैंने उसे खींचा वो चिकन लेग वापस मेरे हाथ में आ गया। सॉरी भाई लोग, तुम लोग इस चिकन के लायक नहीं हो। ये सुनते ही वो गुस्से से लाल हो गए और अपने हथियार उठा लिए। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमें बेवकूफ बनाया। भाइयों, इसे खत्म कर दो। पर अगले ही पल मैंने अपनी डेजर्ट ईगल गन निकाली और 3 शॉट्स में उन तीनों का काम तमाम कर दिया। इतने सालों की मेरी प्रैक्टिस बेकार नहीं थी। इसके बाद मैं ऊपर की मंजिल पर गया। मेरा टारगेट स्नेक बायोलॉजी की लैब ढूंढना था। मैंने दरवाजे का ताला तोड़ा और जैसे ही अंदर गया मुझे सड़ने की तेज स्मेल आई। ऐसा लग रहा था कि इस अपोकैलिप्सिस के बाद यहाँ कोई नहीं आया था, जिसकी वजह से लैब के ज्यादातर सांप भूख से मर चुके थे। मैंने उम्मीद के साथ थोड़ी सर्चिंग की और मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, एक 2.5 मीटर लंबा जालीदार अजगर। तो तुम अपने साथियों को खाकर जिंदा बचे हो। यही वो छोटा सा जीव था जो कुछ ही समय बाद पानी का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बनने वाला था। पिछली जिंदगी में यही सांप सबसे पहले म्यूटेट हुआ था और अपनी ताकत के बल पर उसने कई इंसानों को खाया था, यहाँ तक कि मैं भी इसके चंगुल से बाल बाल बचा था। बाढ़ आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था, जिसके बाद इसका म्यूटेशन शुरू होने वाला था। पता नहीं इस बार ये कितना ज्यादा इवॉल्व होगा। अगर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी दिख रही थी, जैसे ये इंसानों की तरह सोचने लगा हो। मुझे थोड़ा अलर्ट रहना होगा। मैं अगला स्टेप लेने ही वाला था कि कॉरिडोर में कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरी आंखें गुस्से से ठंडी हो गईं। लगता है कुछ और बेवकूफ अपनी जान देने आ गए हैं। अब बाहर खड़े कुछ गनमैन ने दीवार का सहारा लेकर चिल्लाया, छुपो मत, हमें पता है तुम अंदर हो, सीधे बाहर निकलो। मैं धीरे से लैब से बाहर आया। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है और तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है, इसलिए अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। 2.5 दिन की भयंकर गर्मी आखिरकार खत्म हो गई थी। हर कोई अपना इलाका बनाने और खुद को राजा साबित करने में बिजी था, पर मैं अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल की लैब में आया था सिर्फ उस अजगर को लेने, क्योंकि जल्द ही ये पूरा शहर समंदर के पानी में डूबने वाला था और ये अजगर म्यूटेट होकर इस समंदर का सबसे बड़ा डॉन बनने वाला था। पिछली जिंदगी में मैं भी इसके हाथों मरते मरते बचा था। पता नहीं इस बार इसका म्यूटेशन किस लेवल पर जाएगा। तभी बाहर कुछ हलचल हुई और कुछ बदमाशों ने चिल्लाकर कहा, बाहर निकलो, मैंने तुम्हें अंदर जाते देखा है। मैंने खुद इन आदमियों को ठिकाने लगाने का फैसला किया, पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा एक सफेद बालों वाली लड़की उनके सामने आ गई। उसने हवा में जंप लगाई और उन तीनों पर एक जोरदार किक मारी। एक परफेक्ट सिजर किक से उसने 2 लोगों को ढेर कर दिया और तुरंत तीसरे बंदे की पीठ पर कूदकर उसकी गर्दन को 360 डिग्री घुमा दिया। अभी वो राहत की सांस भी नहीं ले पाई थी कि मैंने पीछे से उसकी कनपटी पर गन रख दी। काफी अच्छा मूव था, तुम कौन हो? मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने अपनी कोहनी से मुझे धक्का दिया और अपने पैरों से मेरी गर्दन को लॉक करने की कोशिश की, पर अगले ही पल उसे शौक लगा कि वो मेरी गर्दन को हिला तक नहीं पा रही है। जब उस सफेद बालों वाली लड़की को होश आया तो वो रस्सी से बंधी हुई थी। अब बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या चल रहा है? उसने तुरंत एक्सप्लेन किया, मैं वेयरहाउस स्पेशल ऑपरेशंस टीम की कैप्टन बाई चांग हूँ। मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, मुझे तुरंत आजाद करो। जब मैंने वेयरहाउस टीम का नाम सुना तो पूछा, क्या तुम लू शाओफेंग को जानती हो? ये सुनकर बाई चांग हैरान रह गई। तुम शाओफेंग को कैसे जानते हो? मैंने हंसते हुए कहा, मैंने उसकी जान बचाई है। फिर बाई चांग से पता चला कि ज़ॉम्बीज ने उनके कैंप पर अटैक कर दिया था। उसके सब क्या लखरा। उसने शाओफेंग को सर्वाइवर्स के साथ सेफ जगह पर जाने को कहा था, पर भीड़ में कुछ कैदी भी शामिल हो गए थे जिन्होंने अब पूरे स्कूल पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने वेपन्स छीन लिए हैं और स्टूडेंट्स को होस्टेज बना लिया है। पूरी कहानी जानने के बाद मैंने बाई चांग की रस्सी खोल दी और उसे एक राइफल देते हुए कहा, मेरा अपना एक जरूरी काम है, मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बस ये वेपन रख लो। मैंने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया, अब तुम जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। पर बाई चांग ने कहा कि वो उनके बेस पर अटैक करने जा रही है
क्योंकि जब तक लूटा हुआ सामान वापस नहीं मिलता स्कूल के बच्चे जिंदा नहीं बच पाएंगे। जैसे ही मैंने सामान वर्ड सुना मैंने बाई चांग को रोका और अपने बैग से एक बड़ी स्नाइपर राइफल निकाली। शाओफेंग मेरा भाई जैसा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उधर दूसरी तरफ स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में बदमाशों का बॉस सोफे पर बैठकर अपने आदमियों से पूछ रहा था, काम का क्या हुआ, रास्ते के कांटों को साफ किया या नहीं। चमचे ने जवाब दिया, बॉस फिक्र मत करो, लड़के बाहर रेडी हैं। इस बार हम हॉस्टल के स्टूडेंट्स को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे। बॉस कमीनी हंसी हंसा, बहुत अच्छे, जो लोग हमारी बात नहीं मानते उन्हें सबसे आगे रखना, ताकि अगर कोई मरे तो पहले वो मरे। तभी कमरे का दरवाजा एक जोरदार लात से खुला और सब लोग हैरान होकर देखने लगे। मैं अपने दोनों हाथों में चाकू लिए आराम से अंदर आया और बोला, सॉरी तुम्हारी मीटिंग में डिस्टर्ब किया। मुझे देखकर एक गुंडा चिल्लाया, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? बाहर तो 20 से ज्यादा लोग पहरा दे रहे थे। मैं उनके पास पहुंच चुका था। तुम पूछ रहे हो मैं कैसे आया? बस ऐसे आया। कहते ही मैंने उंगली से गन का इशारा किया और बैंक की आवाज के साथ उस गुंडे का सिर फट गया। ये देखकर सब डर गए। ये क्या हुआ? सिर्फ उंगली दिखाने से कोई कैसे मर सकता है? क्या ये कोई जादू है? मैंने अपनी उंगली उनकी तरफ पॉइंट करके रखी। कोई भी हिलने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बॉस गुस्से में था पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। लड़के चालाकी मत करना। उधर दूर छत पर बाई चांग मेरी दी हुई स्नाइपर से निशाना लगाए बैठी थी और मुझे हेडफोन पर अपडेट दे रही थी। मैंने कुछ लोगों को संभाल लिया है, पर अंदर अभी भी बहुत से गुंडे हैं। तुम्हारी सिचुएशन काफी रिस्की है। उसे मेरा वो प्लान याद आ रहा था जहां मैंने खुद को चारे की तरह यूज करने की बात कही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं इस अजीब प्लान के लिए कैसे मान गई। तभी बाई चांग ने देखा कि अंदर के पर्दे गिरा दिए गए हैं। उसने घबराकर पूछा, सुचेन पर्दे क्यों बंद हो गए? तुम ठीक तो हो ना? अगले ही पल हेडफोन में बॉस की आवाज आई, लड़के तुम्हें क्या लगा कि बाहर स्नाइपर बिठाकर तुम कुछ भी कर लोगे? अब तुम्हारा खेल खत्म। ये सुनते ही बाई चांग तुरंत बिल्डिंग की तरफ भागी। शिट, प्लान लीक हो गया। सुचेन किसी भी तरह टाइम पास करो, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। उसने हेडफोन में सुना, इस साले का सिर काटकर मुझे फुटबॉल खेलने के लिए दो। बाई चांग ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। सुचेन मैं तुम्हारा बदला लेने आई हूँ। पर अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गई। मैंने बॉस की गर्दन पकड़ रखी थी और कह रहा था, तुम लेट हो गई, यहाँ का सारा सामान गायब है। दम घुटते हुए बॉस ने मुझसे कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, वरना मेरे पीछे जो लोग हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसकी गर्दन मरोड़ दी। फिक्र मत करो, वो लोग भी बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएंगे। बाई चांग को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये सब तुमने किया? तुमने ये कैसे मैनेज किया? मैंने सिंपल जवाब दिया, मैं रोज घर पर एक्सरसाइज करता हूँ और वैसे भी यहाँ का खाना खत्म हो चुका था। ये लोग भूख से पहले ही कमजोर थे। क्या किसी और ने सारा सामान लूट लिया? अब जब खाना ही नहीं बचा तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? इस पर मैंने बाई चांग से कहा कि अब हमें गर्ल्स हॉस्टल जाना चाहिए, क्योंकि बॉस से पता चला था कि असली मास्टरमाइंड वहीं छुपा है। वो ब्लैक बॉस खुद को हर रोज छत से उल्टा लटकाता था और अपने आदमियों से खुद पर 1000 कोड़े लगवाता था। उसे दर्द नहीं बल्कि मजा आता था, क्योंकि इसी तरीके से वो अपनी मेंटल पावर को इवॉल्व कर रहा था। सूरज की उस अजीब गर्मी की वजह से ज्यादातर लोग या तो मर गए थे या ज़ॉम्बी बन गए थे, लेकिन कुछ लकी लोगों की बॉडी में म्यूटेशन हुआ जिससे उन्हें सुपर पावर्स मिल गई। मैं भी उन्हीं में से एक था जिसने अपनी पावर्स के दम पर बदमाशों का पूरा बेस तबाह कर दिया था और उनके बॉस को भी मार दिया था। बाई चांग को जब ये पता चला तो वो हैरान थी और मैंने सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए कह दिया कि मैं रोज 2.5 घंटे वर्कआउट करता हूँ और वो लोग भूख से कमजोर थे। लेकिन बाई चांग को ये नहीं पता था कि सारा सामान मैंने पहले ही अपने पर्सनल स्पेस में रख लिया था। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं थोड़ा बहुत खाना उन्हें दे सकता हूँ, पर ये उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। काम खत्म करके मैं बाहर की तरफ बढ़ा। चलो अब गर्ल्स हॉस्टल चलते हैं। फाइट के दौरान मुझे पता चला कि शाओफेंग और बाकी स्टूडेंट्स वहीं हैं। हमारे जाने के तुरंत बाद उस कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। छत से लटकी हुई वो डेड बॉडी हिलने लगी और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। तभी एक लोहे का मास्क पहने आदमी बिल्डिंग के सामने आया और बड़बड़ाने लगा। उसने अपने आदमियों से कहा कि रस्सी नीचे करो। दीदी, आप यहाँ कई दिनों से कैदी बनने का नाटक कर रही हैं। क्या आपको वो फीलिंग मिली जो आप चाहती थी? उस लेडी ने ठंडे लहजे में कहा, मौत के बेहद करीब वाली फीलिंग। स्टील टूथ, मुझे थोड़ा और पुश करो। स्टील टूथ ने तुरंत एक कांटों वाला कोड़ा निकाला और हंसते हुए उस पर बरसाना शुरू कर दिया। पूरे 999 कोड़े मारने के बाद उसने पूछा, अब कैसा फील हो रहा है दीदी? उसके चेहरे पर एक सुकून था। अब काफी बेटर है। मुझे लगता है बहुत जल्द मेरी सुपर पावर एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद दोनों सोफे पर बैठे। किसने हमारा सामान चुराया है? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस लेडी ने सीरियस होकर कहा, उसका नाम सुचेन है। वो किसी शैतान से कम नहीं है। उधर गर्ल्स हॉस्टल में लू शाओफेंग मुझे देखकर हैरान रह गया। बाई चांग ने उसे बताया, ये वही पर्सन है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। मैंने उसकी बात बीच में ही काटी। शाओफेंग, तुम्हारा जख्म काफी गहरा लग रहा है, मुझे देखने दो। जैसे ही उसने पट्टी खोली, मैंने पहचान लिया कि ये ताऊ नाम के मॉन्स्टर का स्क्रैच था, जिसके नाखूनों में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। अगर टाइम पर मेडिसिन न मिली तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और मौत पक्की है। लू शाओफेंग ने उदास होकर कहा, इस वक्त मेडिसिन मिलना इम्पॉसिबल है। कहीं भी कोई दवा नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके सामने दवाइयों का एक ढेर लगा दिया। ये लो, ये तुम्हारे लिए काफी होंगी। ये देखकर लू शाओफेंग और बाई चांग दोनों शॉक रह गए। तुम्हें इतनी सारी मेडिसिन कहाँ से मिली?
मैंने स्माइल करते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं शाओफेंग का रक्षक हूँ। वैसे मेरा भी एक मोटिव था। मुझे याद था कि पिछली जिंदगी में ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही पावरफुल फाइटर था जिसे लोग विंड गॉड कहते थे। अगर वो लू शाओफेंग ही है तो मेरी ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। लू शाओफेंग ने कहा, सुचेन, मैं तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा, लेकिन मुझे पता है तुम सिर्फ दवा देने नहीं आए हो। बताओ क्या बात है। मैं एकदम सीरियस हो गया। बहुत जल्द एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। तुम लोग तुरंत यहाँ से निकलो। इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समंदर का पानी शहरों में घुसने वाला है। ये पूरा कॉलेज पानी में डूब जाएगा। तभी एक लड़की बीच में आकर मेरी बात का अपोज करने लगी। तुम बकवास कर रहे हो। तुम बस हमें यहाँ से भगाकर इस कॉलेज के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहते हो। मैंने उसे पहचान लिया। वो मेरी पुरानी क्लासमेट पांकिंग थी, एक अमीर घर की लड़की और कॉलेज की जानी मानी फेमिनिस्ट जो हमेशा जेंडर डिबेट्स क्रिएट करती रहती थी। मुझे शांत देखकर उसकी नजर मेरे बैग पर पड़ी। सुचेन, क्या इसमें खाना है? जरा मुझे दिखाओ। मेरे जवाब का वेट किए बिना उसने बैग छीनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर मैंने भी कोई रहम नहीं दिखाया और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अपना सूझा हुआ चेहरा और टूटा हुआ दांत देखकर फांकिंग को यकीन नहीं हो रहा था। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। तभी पीछे खड़े बाकी स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगे। भाई, बहुत सही किया। इसके पास थोड़ा पैसा क्या है, नखरे खत्म नहीं होते। अकेले पूरा कमरा घेर कर बैठी थी, इसे बाहर निकालो। ये सुनकर फांकिंग चिल्लाई, तुम जैसे चीप लड़के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अभी अपने डैड को फोन करके तुम सबको खत्म करवा दूंगी। कहते हुए वो गुस्से में बाहर निकल गई और बड़बड़ाती रही, यहाँ के सारे लड़के चीप हैं, खासकर वो सुचेन। फॉरेन के जेंटलमैन इनसे लाख गुना बेटर हैं। पर जैसे ही वो हॉस्टल से थोड़ी दूर गई, स्टील टूथ ने उसे दबोच लिया। मेरी जान, जल्दी बताओ सुचेन कहाँ है? उधर दूसरी तरफ मैं और लू शाओफेंग बातें कर रहे थे कि मुझे लगा इस सिचुएशन में शायद पानी को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी भी मिल सकती है। तभी एक कोने पर मुझे फांग किंग के चिल्लाने की आवाज आई। वो एक क्रेन से हवा में लटकी हुई थी। अरे वाह, इतनी जल्दी तुम्हें अपना नया पार्टनर मिल गया। तभी ट्रक पर खड़े स्टील टूथ ने हंसते हुए कहा, मैं प्यूरिफिकेशन बेस से स्टील टूथ हूँ, तुम ही सुचेन हो ना? हमारा सामान चुराने वाले की हिम्मत देखकर मुझे लगा था कोई बहुत बड़ा सूरमा होगा, पर तुम तो बिल्कुल चॉकलेट बॉय निकले। ये सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। तुम प्यूरिफिकेशन बेस से हो? हाँ, और मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लाया हूँ। कहते ही उसने ट्रक का पिछला हिस्सा खोला और उसमें से 5000 ज़ॉम्बीज बाहर निकल आए। स्टील टूथ कमीनी हंसी हंसा। मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़के। देखते ही देखते हजारों ज़ॉम्बीज मेरी तरफ बढ़े, पर मैं अपनी जगह से नहीं हिला। जब उनके पंजे मेरे चेहरे से सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर दूर थे, तब मैंने एक क्विक टर्न लिया, अपने पर्सनल स्पेस से 2 तलवारें निकाली और बस एक पल में उन सारे ज़ॉम्बीज को काट कर रख दिया। गर्मी का वो दौर खत्म हो चुका था और अब मैं अपनी पावर्स को छुपाने के मूड में नहीं था। मैंने अकेले ही उन बदमाशों का बेस खत्म किया था और एक ही वार में सैकड़ों ज़ॉम्बीज को ढेर कर दिया था। जैसे ही मैं जाने लगा, स्टील टूथ ने मेरा रास्ता रोका और ट्रक का गेट खोलकर हजारों ज़ॉम्बीज मुझ पर छोड़ दिए। उसने ओवर कॉन्फिडेंस में कहा, क्या हुआ, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे हो? ये लड़की तुम्हारी क्लासमेट है ना? मैं तुम्हें हीरो बनने का एक मौका देता हूँ। घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, मैं इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर लटकी हुई फांकिंग चिल्लाई, सुचेन प्लीज जल्दी से घुटने टेको और मुझे बचाओ, देर मत करो। मैंने एक ठंडी सांस ली। बचा तो सकता हूँ, पर एक सवाल है। फांकिंग चिढ़ गई, इस वक्त सवाल क्यों पूछ रहे हो? जल्दी मुझे नीचे उतारो, नौटंकी मत करो। तुमने खुद कहा था कि बचाओगे, अब पीछे क्यों हट रहे हो? क्या तुम मर्द नहीं हो? मैंने हंसकर कहा, मैं तो मर्द हूँ, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ ना। तुम चीप लड़कों से हेल्प क्यों ले रही हो? क्यों ना मैं फॉरेन के उन जेंटलमैन को कॉल करूँ, देखते हैं वो तुम्हें बचाने आते हैं या नहीं। ये सुनकर फांकिंग गुस्से से पागल हो गई। तुम सिर्फ इसलिए मुझसे बदला ले रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें चीप कहा था? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफी मांगूंगी? तुम सच में एक नंबर के चीप लड़के हो, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैंने स्माइल की। ठीक है, उम्मीद है तुम अपनी इस बात पर टिकी रहोगी। मैंने नीचे की तरफ इशारा किया। फांकिंग ने डरते हुए नीचे देखा तो उसके पैरों के पास ज़ॉम्बीज मुंह खोले खड़े थे। अगले ही पल उसकी चीख गूंज उठी, सुचेन मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर स्टील टूथ हंसा, तुम तो बड़े बेरहम हो, पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी बारी है। उसने अपनी पॉकेट से एक ब्लैक पाउडर निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। ये हमारे बेस की टेक्नोलॉजी है, इससे ये मॉन्स्टर्स हमारी बात मानते हैं। मुझे समझ आ गया कि ये इतने सारे ज़ॉम्बीज को ट्रक में कैसे लाए थे, पर क्या तुम श्योर हो कि ये कोई टेक्नोलॉजी है या सिर्फ कचरा है? स्टील टूथ गुस्से से भड़क गया। लड़के, बोलने से पहले अपनी औकात देख लिया करो। उसने ज़ॉम्बीज को अटैक का ऑर्डर दिया, पर मैं शांत खड़ा रहा। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचे, मैंने अपने पर्सनल स्पेस से 2 बड़ी तलवारें निकाली और बिजली की स्पीड से उन पर टूट पड़ा। बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा ग्राउंड साफ हो गया। स्टील टूथ शॉक था कि मैं उसके सामने खड़ा था। उधर गर्ल्स हॉस्टल में बाई चैंग और शाओफेंग ने ज़ॉम्बीज की आवाजें सुनी। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये वही रास्ता है जहां सुचेन गया था, इसलिए वो बाहर आए। बाहर का सीन देखकर उनके होश उड़ गए। शिट, सुचेन को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। स्टील टूथ चिल्ला रहा था, तुम सब वहाँ क्या कर रहे हो? उस पर अटैक करो। पर मैंने अपने कपड़े साफ करते हुए कहा, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, वो सब मर चुके हैं। अगले ही पल एक क्रैकिंग साउंड के साथ मेरे पीछे खड़े सारे ज़ॉम्बीज के टुकड़े टुकड़े हो गए। स्टील टूथ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये इम्पॉसिबल, मैंने तुम्हें तलवार चलाते हुए देखा तक नहीं, तुमने ये कैसे किया? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने स्पेस जंप ली और सीधे उसके पीछे पहुंच गया।
मैं तुम्हारे बेस के पंगे में नहीं पड़ना चाहता था, पर तुमने खुद मौत को दावत दी है। कहते ही मैंने उसका जबड़ा पकड़ा और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दूर से ये देख रही बाई चांग को पसीना आ गया। बस 1 सेकंड में सब खत्म। ये नॉर्मल एक्सरसाइज से तो पॉसिबल नहीं है। ये लड़का आखिर क्या बला है। स्टील टूथ को खत्म करने के बाद मुझे लगा कि ऐसे छोटे मोटे गुंडों के लिए मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। उधर ग्रीन सिटी होटल में इसी बीच ग्रीन टाउन होटल के अंदर स्टील टूथ अचानक गहरी नींद से चौंक कर उठा और मुंह से लगातार मेरा नाम चिल्लाने लगा। बाहर से आने वाले दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनकर उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि रूम में कोई जॉम्बी आया है। तब उसे याद आया जो मैंने उससे कहा था, सिर्फ काम के लोगों को ही मेरे साथ रहने का हक है। इसलिए उसने बिना सोचे समझे पास में रखी पिस्तौल उठा ली। सुचेन, मैं कभी भी तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारा राइट हैंड बनूंगा। फिर स्टील टूथ ने आवाज की तरफ जाकर दरवाजा खोला और अच्छे से चेक किया, पर उसे किसी जॉम्बी का नामो निशान नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, पीछे से अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। तब स्टील टूथ ने डरते हुए देखा कि एक जॉम्बी चुपचाप उसके सामने आ चुका था। गॉडेस अचानक सपने से चौंक कर उठी। उसे बाहर किसी जॉम्बी की आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत पिस्तौल उठाई और चेक करने गई, पर देखा कि जॉम्बी पहले ही गायब हो चुका था। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, उसने डरते हुए देखा कि एक जॉम्बी चुपचाप उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। पीछे हटने का रास्ता टेबल से ब्लॉक था। स्टील टूथ ने तुरंत पिस्तौल उठाई ताकि उस जॉम्बी को खत्म कर सके, पर बहुत ज्यादा नर्वस होने की वजह से उसका हाथ पास के स्टूल से टकरा गया और पिस्तौल हाथ से फिसलकर दूर जा गिरी। अगले ही सेकंड जॉम्बी अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे काटने ही वाला था। स्टील टूथ बस आंखें बंद करके अपनी मौत का वेट करने लगा, पर उसने जो नहीं सोचा था वो हुआ। उस जॉम्बी ने आवाज करने वाले स्टूल को काट लिया। स्टील टूथ को लगा कि ये सिर्फ एक चांस था जिसने जॉम्बी का ध्यान खींचा। फिर उसने धीरे से अपनी बॉडी को घुमाया और पास पड़ी पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया। अगर पिस्तौल हाथ आ जाए तो इस जानवर को खत्म किया जा सकता है। जैसे ही पिस्तौल मिलने में बस 2.5 सेंटीमीटर की दूरी बची थी, टेबल से अचानक एक आवाज हुई। आवाज सुनते ही जॉम्बी ने तुरंत रिएक्ट किया और अपना बड़ा मुंह खोलकर उस आवाज वाली जगह पर झपट्टा मार दिया। इस क्रिटिकल मोमेंट पर स्टील टूथ के माइंड में मेरी कई बातें घूमने लगी। सिर्फ काम के लोगों को ही मेरे पास रहने का हक है। मेरे साथ कोई बेकार इंसान नहीं रह सकता। इसलिए स्टील टूथ ने हिम्मत दिखाई और तुरंत अपना पैर जॉम्बी के सिर पर दे मारा। हालांकि इस किक से जॉम्बी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर अच्छी बात यह रही कि जॉम्बी कुछ पल के लिए रुक गया। ये देखकर स्टील टूथ ने जल्दी से अपनी हाई हील्स निकाली और पिस्तौल लेने बढ़ा, पर जॉम्बी ने उसका टखना पकड़ लिया जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये सिचुएशन देखकर स्टील टूथ को बहुत गुस्सा आ गया। उसका डर गायब हो गया। उसने तुरंत अपना दूसरा पैर उठाया और जॉम्बी के सिर पर लगातार लात मारना शुरू कर दिया। पूरे 2.5 मिनट तक मारने के बाद वो जॉम्बी बेदम होकर जमीन पर गिर गया। फिर स्टील टूथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया और ठंडी आवाज में बोला, सुचेन, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कोई बेकार चीज नहीं हूँ। जरा देखूं तो सही इस जॉम्बी के दिमाग में कोई गोल्ड कोर है या नहीं। ये कहते हुए उसने कुल्हाड़ी उठाई और जॉम्बी के सिर पर वार कर दिया। और इसी टाइम पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की लड़कियां ये सब बता रही थीं। बाई चांग और लू शियाओफिंग ने मेरी एडवाइस मानी और स्टूडेंट्स को वहां से निकालने का अरेंजमेंट शुरू कर दिया। इसके अलावा बाई चांग ने खास तौर पर अपने भाई बाई मिंग से कांटेक्ट किया ताकि वो अपनी टीम लेकर वहां आ जाए और स्टूडेंट्स की सेफ्टी का ध्यान रखे। और मैं इस टाइम वापस स्कूल की स्नेक लैब में आ गया था। अपने सामने इस बदलने वाले पाइथन को देखकर मैंने ठंडी आवाज में कहा, जरा देखूं तो सही तुम किस लेवल तक बदल सकते हो। ये कहते हुए मैंने पानी की एक बाल्टी जमीन पर रख दी, क्योंकि पानी ही इस पाइथन के बदलने का मेन पॉइंट था। पाइथन पानी को देखकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने पानी को टच किया, पाइथन की बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। बस पलक झपकते ही पाइथन का सिर एक ड्रैगन की शेप में बदल गया और वो बाल्टी भी उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर से हिलने लगी। फिर अगले ही सेकंड एक तेज धमाके के साथ वो बाल्टी फट गई और पानी का धुआं हटने के बाद मैंने हैरान होकर देखा कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन मेरे सामने खड़ा था। सोचा नहीं था कि सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज में ही ये इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा हुआ कि सिर्फ एक बाल्टी पानी दिया था। अगर बाढ़ आने तक वेट करते तो इसका साइज शायद बिल्डिंग से भी ऊंचा होता। पर अगर तुम अभी मेरे सामने सरेंडर करने का डिसीजन लेते हो तो मैं तुम्हें अपना पेट बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। पर जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, वो पाइथन तेजी से खिड़की की तरफ भागने लगा। ये देखकर मुझे कुछ अजीब लगा। ये भागना चाहता है, लगता है इस जीव में सच में इंटेलिजेंस आ गई है। फिर पाइथन खिड़की तोड़कर बाहर निकल गया और मैं अपनी लंबी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। मेरे सामने से भागने की औकात नहीं है तुम्हारी। ये कहते हुए मैंने अपनी लंबी तलवार उठाई और पूरी ताकत से उसकी पीठ पर वार किया। पर जो मैंने नहीं सोचा था वो हुआ। तलवार टच होते ही टूट गई। बदलने के बाद इसके स्केल्स इतने हार्ड हो गए थे, इससे पहले कि मैं कुछ सोचता। पाइथन ने चांस देखकर अपना बड़ा मुंह खोला और मुझ पर अटैक करने आया। ये देखकर मैंने तुरंत जंप किया और हवा में आ गया। अगर तलवार काम नहीं आई तो मैं अपने घूंसे से तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए मैंने उसके सिर पर जोर से घूंसा मारा, जिसने पाइथन को तुरंत जमीन पर गिरा दिया। पर तभी पाइथन ने अपनी बॉडी से मुझे चारों तरफ से घेर लिया। बस 1 सेकंड में उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। ये जीव सच में बहुत चालाक है। साथ ही मैंने मन ही मन सोचा कि इस जीव का IQ इतनी जल्दी बढ़ गया। लगता है पिछला अटैक बस एक दिखावा था, मुझे जकड़ना ही तुम्हारा असली मोटिव था। और इस टाइम स्कूल के बाहर ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां से निकल चुके थे। अभी भी इधर उधर देखते हुए बाई चांग को देखकर बाई मिंग ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? उस सू चेन
नाम के हैंडसम लड़के को छोड़ने का मन नहीं है, पर हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। सुचेन अकेले यहाँ रहकर पक्का मारा जाएगा। ये सुनकर बाई चांग ने अपने भाई की बात को साफ मना कर दिया। सुचेन नहीं मरेगा। जब मैंने पहली बार सुचेन को देखा था तभी मुझे लगा था कि वो बहुत स्ट्रांग है और उसकी वो गहरी आंखें बहुत मिस्टीरियस और गहरी हैं। अगले ही सेकंड मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, पर एब्सोल्यूट पावर के सामने ये सब बेकार है। ये कहते हुए मैंने उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसे उल्टा कर दिया। सुना है सांपों का नर्वस सिस्टम बहुत एडवांस होता है, सिर कटने के बाद भी वो काट सकते हैं। पर अगर ऐसा है तो फिर अगले ही सेकंड मैंने उसे जोर से जमीन पर पटका, फिर पैर से उसके घाव को दबाया और फिर ठुड्डी पकड़ी हुई हाथ से ऊपर की तरफ खींचा, जिससे उस पाइथन का मुंह दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये सब करने के बाद मैंने उसके सिर से एक गोल्ड कोर निकाल लिया। इतनी मेहनत के बाद फाइनली ये मुझे मिल गया। जरा देखूं तो सही ये मुझे क्या नया एक्सपीरियंस देता है। जुलाई के मौसम के बाद फाइनली बाढ़ का बड़ा ब्लास्ट हुआ। सारे शहर एक ही रात में पूरी तरह डूब गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे, लेकिन हीरो ने इसके अपोजिट किया। वो अकेले ही गहरे पानी में चला गया, क्योंकि अभी अभी सुचेन ने पाइथन का गोल्ड कोर सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया था। इसलिए उसकी बॉडी को पानी के अंदर रहने की एबिलिटी मिल गई थी। जब भी मेरी स्किन पानी को टच करती है तो उस पे छोटे छोटे स्नेक स्केल्स आ जाते हैं। इससे ना सिर्फ मेरी डिफेंस पावर बहुत बढ़ जाती है, बल्कि मेरी आंखें लाइट को बहुत अच्छे से नोटिस कर पाती हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मैं अभी मुंह या नाक से सांस नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मुझे सफोकेशन फील नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्किन से सांस ले रहा हूँ। क्या ये उस पाइथन के बदलने के बाद की एबिलिटी है? हालांकि ये पानी को कंट्रोल करने वाला पावर नहीं है, पर पानी में सांस ले पाना भी काफी अच्छा है। बस बात ग्रीन टाउन होटल की तरफ से आ रही है। वहां वापस तैर कर जाना इम्पॉसिबल नहीं है, पर पानी में छिपी हुई चीजों से बचना होगा जो किसी वेपन की तरह लग सकती हैं। और कुछ ही टाइम में वोल्केनो ब्लास्ट भी होने वाला है। तब इतनी राख निकलेगी कि आसमान छुप जाएगा। फिर पूरी दुनिया कोल्ड एरा में चली जाएगी और इन सब मुसीबतों के सामने इंसानी सिविलाइजेशन बस एक मजाक है। अगर दूसरों का शिकार नहीं बनना है तो अपनी पावर को लगातार बढ़ाना होगा। पिछली लाइफ में इस बड़ी बाढ़ के बाद शांगड़ू में कुछ स्ट्रांग पावर्स सामने आई थी, जिसमें नॉर्थ साइड का एरिया जो नीचा होने के कारण पानी से भर गया था, उसे पाइथन और वाटर घोस्ट आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। साउथ साइड में कैनिबल्स का ट्राइब था। सुना है वहां से गुजरने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया। और वेस्ट साइड को राइट किंग की चूहों की आर्मी ने कैप्चर किया था। लास्ट में ईस्ट साइड पर ग्रीन टाउन होटल के क्रशर गाओ कियांग का कब्जा था। पिछली लाइफ में मैं कई बार उनके हाथों मरते मरते बचा था। अब गाओ कियांग और पाइथन दोनों को मैंने निपटा दिया है। आगे भी स्ट्रांग बने रहने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इन सभी लीडर्स के गोल्ड कोर ले लूं। पर साउथ का ट्राइब बहुत बड़ा है और उनसे निपटना मुश्किल है। वाटर्स घोस्ट क्वीन भी बहुत मिस्टीरियस है, उसे ढूंढना अभी आसान नहीं है। इसलिए राइट किंग मेरा अगला टारगेट है। मुझे याद है पिछली लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में प्लेग का फैला था। पक्का राइट किंग वहीं होगा। अगर उसे पहले ही ढूंढ लिया जाए तो बहुत कम नुकसान में उसका गोल्ड कोर लिया जा सकता है। जब मैं आगे के एक्शन के बारे में सोच ही रहा था कि पानी में अचानक बहुत सारे वाटर घोस्ट आ गए और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। और इन वाटर घोस्ट और जमीन के जॉम्बीज में बस यही डिफरेंस है कि एक धूप से मरा है और दूसरा पानी में डूबने से। और इसी बीच एक सिग्नल टावर पर दो आदमी ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी ऊपर वाले मोटे आदमी ने नोटिस किया कि कोई इंसान तेजी से उनकी तरफ तैर कर आ रहा है। अगर मेरी वजह से वो दोनों इस बाढ़ में ना फंसते, जैसे ही वो यहाँ आएगा मैं उसे लात मारकर पानी में गिरा दूंगा। तब मोटे आदमी ने कहा, उस लड़के की स्पीड बहुत तेज है और उसके पीछे कुछ काली काली चीजें भी आ रही हैं। फिर जब वो थोड़ा और पास आया तो दोनों ने देखा कि मेरे पीछे लाल आंखों वाले वाटर घोस्ट का एक ग्रुप था और उन्हें सबसे ज्यादा हैरान इस बात ने किया कि मैं पानी के अपोजिट फ्लो में तैर रहा था। फिर भी मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी। ये सीन देखकर दोनों ने मुझे वार्निंग दी, सुचेन, हम प्यूरिफिकेशन बेस के लोग हैं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि पास मत आना, वरना हम रहम नहीं करेंगे। प्यूरिफिकेशन बेस का नाम सुनते ही मेरा ध्यान उस तरफ गया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, मैं सीधे पानी से ऊपर उछला। फिर उस मोटे आदमी के हैरान होने के सामने उसे एक लात मारकर पानी की तरफ फेंक दिया। अपने सगे भाई को पानी में गिरते देख पतले आदमी ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम जल्दी से पिलर को पकड़ो। पर मोटा आदमी कहीं फोर्स नहीं लगा पा रहा था, वो पिलर तक नहीं पहुंच सका। इसलिए पतले आदमी को अपनी पूरी पावर लगाकर अपने भाई का हाथ पकड़ना पड़ा ताकि वो नीचे ना गिरे। ये सिचुएशन देखकर मोटे आदमी ने कहा, भाई तुम हाथ छोड़ दो, मैं बहुत हैवी हूँ, ऐसे में हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन तभी मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग प्यूरिफिकेशन बेस के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी जान बचा लूं। पर पतले आदमी ने अपने दांत भींचे, तुम भूल जाओ, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर तुमने हमें मार भी दिया तो कोई ना कोई हमारा बदला जरूर लेगा। लेकिन तब तक वाटर घोस्ट पास आ चुके थे, तो अगले ही सेकंड एक वाटर घोस्ट ने मोटे आदमी का टखना पकड़ लिया। फिर एक झटके में उसे पानी में खींच लिया। पतले आदमी ने ये देखकर पैनिक होकर चिल्लाया, भाई डरो मत, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। ये कहते हुए उसने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। पर जैसे ही वो पानी में गया, एक वाटर घोस्ट सीधे उसके सामने आ गया। पर इस क्रिटिकल मोमेंट पर मैंने तुरंत एक्शन लिया और उस वाटर घोस्ट को मार गिराया। फिर मैंने अपने दोनों हाथों में तलवारें ली और यमराज की तरह उस ग्रुप में घुस गया। पलक झपकते ही उन सभी वाटर घोस्ट को खत्म कर दिया। ये सीन देखकर उन दोनों भाइयों के होश उड़ गए। क्या ये बंदा सच में इंसान है? ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उन दोनों को बचाने के बाद मैं उन्हें वापस टावर के ऊपर ले आया। तब पतले आदमी ने धीरे से कहा, तुमने हमारी जान बचाई है, मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा जो मैं जानता हूँ।
एक्चुअली हमें प्यूरिफिकेशन बेस ने तुम्हारी जासूसी करने के लिए भेजा था। प्यूरिफिकेशन बेस का हेडक्वार्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में है, जहां बॉस लियू की लीडरशिप वाली लैब के रिसर्चर्स मैन हैं। हम तो बस उनके छोटे मोटे हेल्पर हैं। ये सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, पिछली लाइफ में प्लेग भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में ही फैला था। लगता है उस प्लेग का कनेक्शन इस प्यूरिफिकेशन बेस से ही है। फिर मैंने पतले आदमी से पूछा, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की लैब में बदलने वाले चूहों पर कोई रिसर्च चल रही है? पतले आदमी ने सिर हिलाया। लैब में सिर्फ रिसर्चर्स को ही जाने की परमिशन है, इस बारे में हमें सच में कुछ नहीं पता। ये देखकर लगता है कि मुझे किसी भी तरह वहां जाकर सिचुएशन चेक करनी होगी। प्लेग फैलने से पहले मुझे एक्शन लेना होगा। और इसी बीच ग्रीन टाउन होटल की तरफ डुआनिया ने भी लकीली एक जॉम्बी के सिर से एक गोल्ड कोर हासिल कर लिया था, पर जब उसने उसे एब्जॉर्ब किया तो देखा कि उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया। जब वो पूरी तरह कंफ्यूज था, तब उसे नहीं पता था कि खतरा चुपचाप उसके पास आ चुका है। एक टेंटिकल मॉन्स्टर बिना किसी आवाज के उसके पास बढ़ रहा था। लो आ गया। डुआनिया ने फाइनली अपनी पर्सनल स्पेशल एबिलिटी को एक्टिव कर लिया है, और वो भी दिमाग को कंट्रोल करने वाली मेंटल कंट्रोल एबिलिटी। इससे ना सिर्फ दुश्मन की मूव करने की एबिलिटी तुरंत खत्म हो जाती है, बल्कि आप खुद को अपनी मर्जी के किसी भी लुक में बदल सकते हैं। क्या ये इस एरा का कोई चमत्कार नहीं है? एक्चुअली अभी अभी जॉम्बी का गोल्ड कोर खाने के बाद डुआनिया की पूरी बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी फैल गई थी। उसकी आंखें लाल चमकने लगी थीं। बस कुछ ही सेकंड्स में डुआनिया थककर जोर जोर से सांस लेने लगा। क्या मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ? पर मुझे अपनी बॉडी में कोई चेंज फील क्यों नहीं हो रहा? जब डुआनिया कंफ्यूज था, तभी एक टेंटिकल मॉन्स्टर चुपचाप उसके पास आ रहा था, क्योंकि इस टाइम ग्रीन टाउन होटल का ज्यादातर पार्ट पानी में डूब चुका था। और तभी डुआनिया को भी कुछ रियलाइज हुआ, पर इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, उस टेंटिकल मॉन्स्टर ने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। फिर अगले ही सेकंड डुआनिया को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया कि वो हिल भी नहीं सका। फिर उस टेंटिकल मॉन्स्टर ने अपने नुकीले दांतों वाला बड़ा मुंह खोला और उसे काटने बढ़ा। इस पर डुआनिया ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से टेंटिकल मॉन्स्टर को पकड़ा। उसका वो गंदा लुक देखकर डुआनिया को उल्टी आने वाली थी, पर जल्दी ही उसके दोनों हाथ उस टेंटिकल मॉन्स्टर के कंट्रोल में आ गए। फिर उसे हवा में लटका दिया गया। तब डुआनिया ने डरते हुए देखा कि वहां सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था। ये देखकर कि वो अब उस मॉन्स्टर का खाना बनने वाला है, डुआनिया के पसीने छूट गए। अभी तो गोल्ड कोर खाया था, फिर कोई एबिलिटी क्यों नहीं मिली? तभी उसे मेरी कही बात याद आई, जब मैं जा रहा था, बस गोल्ड कोर ढूंढो और उसे खा लो तो एबिलिटी मिल जाएगी। पर बहुत से मॉन्स्टर्स बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, इसलिए बाहर से देखकर एबिलिटी का पता नहीं लगाया जा सकता। सो जब तुम्हें ना पता हो कि तुम्हें कौन सी एबिलिटी मिली है, तो अपने दिल से फील करो, अपनी बॉडी को फील करो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को फील करो, यहाँ तक कि हर एक चेंज को फील करो और फिर उसे कंट्रोल करने का ट्राई करो। ये सोचते ही डुआनिया हंस पड़ा। मैंने फाइनली फील कर लिया है। फिर जब उसने दोबारा टेंटिकल मॉन्स्टर की तरफ देखा, तो पाया कि उनके ये चमकने वाले पार्ट्स ही उनका दिमाग है। तो तुम सबके सब अभी रुक जाओ। अगले ही सेकंड जो मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो वहीं स्टैचू बन गए। ये देखकर डुआनिया ने चैन की सांस ली। बहुत इरिटेटिंग है, मुझे पूरा गंदा कर दिया, तुम सब रुको जरा। फिर उसने पास की टेबल से कुल्हाड़ी उठाई। मैं तुम्हें गाजर मूली की तरह काट दूंगा। ये कहते हुए उसने कुल्हाड़ी चलाई और उन सभी टेंटिकल मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। ये सब करने के बाद डुआनिया ने कंप्लेंट की, पूरी बॉडी गंदी हो गई है, जल्दी जाकर नहाना होगा। पर तभी उसके पीछे एक ब्लैक शैडो आई। क्या मैं भी साथ में नहा सकता हूँ? ये सुनकर डुआनिया तुरंत मुड़ा और लड़ने के लिए रेडी हो गया। ये देखकर मैं हंसा। नॉट बैड, बस कुछ दिनों में ही वेपन से खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गए। जब उसने देखा कि वो मैं हूं, तो डुआनिया तुरंत मेरी तरफ लपका। बहुत अच्छा हुआ सुचेन, तुम फाइनली वापस आ गए। मैं बहुत टेंस था, पर तुम बार बार मुझे किसी चीज से पोक क्यों कर रहे? मैंने अजीब फील करते हुए एक्सप्लेन किया, क्योंकि पानी बहुत गंदा था, इसलिए मैंने अपने कपड़े फेंक दिए। फिर कुछ देर बाद मैं और डुआनिया बाथरूम में नहाने गए। सच में घर से बाहर जाने के बाद ही घर की वैल्यू पता चलती है। फिर मैंने हंसते हुए डुआनिया से पूछा, तुम्हारी एबिलिटी एक्टिव हो गई है ना? डुआनिया ने मुझे मसाज देते हुए क्यूरियस होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? इस पर मैं हंसा, क्योंकि मुझे तुम्हारी एनर्जी पहले से डिफरेंट फील हो रही है। वैसे तुम्हारी एबिलिटी किस टाइप की है? डुआनिया ने एक्सप्लेन किया कि ये शायद मेंटल कंट्रोल की एबिलिटी है। क्या मैं पहले तुम्हारे ऊपर इसकी प्रैक्टिस करूं? ये सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? अगले ही सेकंड मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सामने खड़ा डुआन या अब एक अट्रैक्टिव डेमन के लुक में बदल चुका था। मास्टर, ये प्रैक्टिस कैसी है? पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मेरी बॉडी से एक बहुत ही डरावनी मेंटल एनर्जी निकली। ये सीन देखकर डुआनिया हैरान रह गया। क्या ये सुचेन की मेंटल पावर है? अगर उसने खुद अलाउ ना किया होता, तो शायद जिस मोमेंट मैंने उसे इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया था, मैं खुद पहले मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता। इस पर मैं हंसा। अच्छा, तो ये बात है, काफी अच्छी एबिलिटी है। आज रात मुझे इसे अच्छे से फील करने दो। अगली सुबह मैं डुआनिया को लेकर रूफटॉप पर गया ताकि उसकी गन शूटिंग की प्रैक्टिस करा सकूं। एबिलिटी के सपोर्ट से डुआनिया का निशाना बहुत परफेक्ट हो गया था। काफी दूर से उसने 2 टेंटिकल मॉन्स्टर्स के सिर उड़ा दिए। फिर मैंने डुआनिया को आधा दिन दिया ताकि वो अपनी एबिलिटी और गन शूटिंग को और अच्छे से समझ सके, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मेरे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी चलना है। अब तुम्हारा काम दिखाने का टाइम आ गया है। एक आदमी ने जमीन से एक सूखी डेड बॉडी का हाथ उठाया और अगले ही सेकंड उसे पागलों की तरह खाने लगा। सच में 2.5 साल पुराना चिकन लेग है। इसका टेस्ट बहुत गजब है। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो सब डुआनिया के इल्यूजन के जाल में फंसे थे। उनके सामने का अच्छा खाना बस उनका एक इमेजिनेशन था। एक्चुअली अभी अभी जब पता चला कि डुआनिया की एबिलिटी मेंटल कंट्रोल है, तो मैंने उसे बनी गर्ल की ड्रेस पहनाकर रूफटॉप पर गन शूटिंग की प्रैक्टिस कराई थी। मेरी पर्सनल गाइडेंस से डुआनिया का अपनी एबिलिटी पर कंट्रोल
कंट्रोल बहुत बढ़ गया था। और ये सब करने के बाद हम बोट से साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तरफ निकल गए। रास्ते में डुआनिया ने थोड़ा टेंस होकर मुझसे पूछा, सुचेन, मेरा इस तरह बाहर आना सच में ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, अगर तुम कुछ ना भी पहनो तब भी कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर डुआनिया ने मुझसे पूछा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं। मैंने बस नॉर्मली कहा, एक भाई से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। अब जब बाढ़ ने पूरे शहर को डुबा दिया है तो नॉर्मल लोगों का ऐसे में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर डुआनिया ने उसे सांत्वना दी, फिक्र मत करो, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, वो सब पक्का जिंदा होंगे। कुछ देर बाद डुआनिया ने मुझे बताया कि हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। इस टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की बस कुछ ऊंची बिल्डिंग्स बची थी। मेन गेट को भी लकड़ी के बोर्ड से ब्लॉक किया गया था। पर तभी मुझे किसी खतरे का एहसास हुआ। मैंने देखा कि वॉच टावर के ऊपर एक गार्ड आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे हम पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। ये सिचुएशन देखकर मैंने तुरंत डुआनिया को अपनी बाहों में प्रोटेक्ट किया। तब टावर के गार्ड ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? उनका ध्यान भटकाने के लिए। मैंने कहा कि हम प्यूरिफिकेशन बेस में शामिल होने आए हैं, क्या आप गेट खोलकर हमें अंदर आने देंगे? ये देखकर गार्ड बस हंसा। तुम्हारे पीछे जो बनी गर्ल है वो अंदर आ सकती है, उसे आज रात मेरी सेवा करने दो। जहां तक तुम्हारी बात है, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, डुआनिया एक प्लेट में रोस्टेड मीट लेकर बाहर आया। भैया, इस रोस्टेड मीट के लिए प्लीज हमें अंदर आने दो। इतना टेस्टी रोस्टेड मीट देखकर गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपको पता होना चाहिए कि इस मुश्किल टाइम में ये ऐसा खाना है जिसे कितने भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए उसने तुरंत अपने जूनियर लू ताओ को ऑर्डर दिया, जल्दी से इनके लिए गेट खोलो। मैंने कितने टाइम से मीट नहीं खाया है, इसलिए हम आराम से अंदर चले गए और बोर्ड को किनारे पर लगा दिया। पर उसे ये नहीं पता था कि ये सब डुआनिया का मेंटल कंट्रोल था। वो रोस्टेड मीट जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था, वो असल में बस एक वाटर घोस्ट का हाथ था। फिर लू ताओ की लीडरशिप में हम जल्दी ही प्यूरिफिकेशन बेस के अंदर पहुंच गए। उसके मुंह से पता चला कि बेस का बाहरी एरिया बेकार और गरीब लोगों के रहने के लिए है। जैसे ही वो हमें अंदर के किसी अच्छे एरिया में ले जाने वाला था, एक छोटी बच्ची अचानक उससे टकरा गई। इस पर लू ताओ ने तुरंत उसे गाली देना शुरू कर दिया, बदतमीज बच्ची देखकर नहीं चल सकती क्या? मन करता है तुम्हें पानी में फेंक दूं वाटर घोस्ट का खाना बनने के लिए। तब डुआन या तुरंत आगे बढ़ा और उस छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया। ऐसा लगता है कि भूख की वजह से इसमें एनर्जी नहीं बची है। फिर डुआनिया ने एक ब्रेड निकाली और उसे देते हुए कहा, बहन, यहाँ एक ब्रेड है, इसे खा लो, ठीक है ना? पर वो छोटी बच्ची हिचकिचाते हुए बोली, अगर ये ब्रेड मैंने खा ली तो खरगोश दीदी भी भूखी रहेंगी ना? इस पर मैंने आगे आकर एक्सप्लेन किया, फिक्र मत करो छोटी बहन, खरगोश दीदी भूखी नहीं रहेंगी। पर वो बच्ची फिर भी नहीं मानी। आप झूठ बोल रहे हो, अभी के टाइम में ऐसा कौन है जो भूखा ना हो? इस पर मेरा चेहरा सीरियस हो गया। तुम मेरे कैरेक्टर पर डाउट कर सकती हो, पर मेरी पावर पे नहीं। ये कहते हुए मैंने सीधे एक हॉटपॉट टेबल उसके सामने रख दी। मेरी पार्टनर बनने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा। ये देखकर वो बच्ची हैरान रह गई। भैया, मुझे भी आपकी पार्टनर बनना है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, डुआनिया ने सीधे ब्रेड उसके मुंह में डाल दी। बच्चे, फालतू बातें मत करो, जल्दी से ब्रेड खाओ। तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, आखिर कौन सा बेवकूफ है जो यहाँ इस तरह की चीजें खा रहा है? मैंने देखा कि कुछ गुंडे गुस्से में हमारी तरफ आ रहे थे। तुम गरीब लोग, क्या तुम्हें नहीं पता कि खाना छिपाना रूल्स के अगेंस्ट है? अब सबकी चीजें सबमिट करनी होंगी और फिर कंट्रीब्यूशन पॉइंट से एक्सचेंज करना होगा। पर मुझे याद नहीं आता कि पिछले कुछ दिनों में किसी ने खाना एक्सचेंज किया हो। तो आखिर तुम लोगों में से कौन रूल्स तोड़ रहा है? ये सुनकर वो छोटी बच्ची डर से कांपने लगी और उसने खाना बंद कर दिया। डरो मत, दीदी उनसे अच्छे से बात करेगी। फिर डुआनिया ने मेरी तरफ से हाँ का इशारा देखने के बाद खड़े होकर उन तीनों से कहा, इतनी देर से तुम लोग बस खाने के लिए बोल रहे हो ना? ये सब चीजें मैंने तुम्हारे लिए ही रेडी की हैं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, डुआनिया की आंखों में लाल लाइट चमकी तो अगले ही सेकंड एक बड़ी टेबल पर अच्छा खाना उन लोगों के सामने आ गया। ये देखकर वो तीनों टूट पड़े और खाना पागलों की तरह खाने लगे। ये तो बहुत टेस्टी है, बच्ची बहुत समझदार है। तो भैया, आज रात तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, पर वो जो नया लड़का आया है उसने रूल्स तोड़े हैं, तो उसे इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर उस काने आदमी ने ऑर्डर दिया तो 2 लोगों को चेन से खींचकर बाहर लाया गया। पनिशमेंट ये है कि तुम्हें इन दोनों के साथ लाइफ एंड डेथ की फाइट करनी होगी। या तो तुम इन्हें मार दो या ये तुम्हें मार देंगे। जब मैंने उन दोनों के फेस देखे तो मैं हैरान रह गया। क्या ये पानी वाले वही 2 भाई नहीं है? ये क्या मैटर है? तभी खाना खा रही वो छोटी बच्ची अचानक पैनिक हो गई। बड़े भैया, दूसरे भैया, तुम बुरे लोग, मेरे भाइयों को छोड़ दो। अच्छा हुआ कि डुआनिया ने उसे टाइम पर पीछे खींच लिया। वहां मत जाओ, वो कुछ अजीब लग रहे हैं। इस पर वो लोग हंसने लगे। उन्होंने अपना टास्क बिगाड़ दिया था तो वैसे भी उनकी मौत पक्की थी। हमारे मजे के लिए वो काम आ रहे हैं तो उनका मरना बेकार नहीं गया। पर ये बच्ची अगर उनकी बहन है तो मैंने डिसाइड किया है कि अगर तुम ये फाइट हार गए तो मैं इस छोटी बच्ची को भी उसके भाइयों के साथ पानी में फेंक दूंगा। वाटर घोस्ट का खाना बनने के लिए लो आ गया प्यूरिफिकेशन बेस का। टीम लीडर पहली बार सामने आया और उसने अपनी डरावनी पावर दिखाई। उसने बस एक नजर में डुआनिया का मेंटल कंट्रोल तोड़ दिया, यहाँ तक कि वो एक इंस्टेंट नूडल्स के कप से डुआनिया को मेरे पास से छीनना चाहता था। एक्चुअली अभी अभी जब मैं और डुआनिया प्यूरिफिकेशन बेस आए थे तो हमें बताया गया कि यहाँ रहने के लिए लाइफ एंड डेथ की फाइट कंप्लीट करनी होगी और जिससे
जिससे मुझे लड़ना था वो वही दो भाई थे जिनकी मैंने जान बचाई थी। इस टाइम उन्हें लोहे की चेन से गर्दन से बांधकर खींचा जा रहा था। ये देखकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये दोनों भाई किसी पागलों जैसी कंडीशन में लग रहे हैं। क्या इन्हें कोई ड्रग दिया गया है? पर इससे पहले कि मैं ज्यादा सोचता, मैंने तुरंत एक हाथ से अपने पीछे वाले भाई को बेहोश कर दिया। बस पलक झपकते ही वो दोनों भाई जमीन पर गिर गए। उनकी बहन ने ये देखा तो वो रोते हुए उनकी तरफ भागने लगी। अच्छा हुआ कि डुआन याने उसे पकड़ लिया और ढांढस बंधाया। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई ठीक है। और पास खड़ा वो काना आदमी ये देखकर हैरान रह गया, क्या वो दोनों इतनी इजीली ढेर हो गए? इसने मेरी 2 कीमती दवाइयां वेस्ट कर दी। फिर उसने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम लकी हो लड़के, आज मेरा मूड अच्छा है। तुम नए आए हो ना? जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में आता है उसे बॉस ल्यू के रूल्स मानने पड़ते हैं, तभी यहाँ शांति रहेगी। और हमारे यहाँ कोई फ्री में नहीं रह सकता। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो चीजें सबमिट करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेने होंगे। ये सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, ये कंट्रीब्यूशन पॉइंट तो बिल्कुल पैसों की तरह काम करता है। साफ है कि ये रूल्स बनाने वाले के लिए बहुत फायदे का है। इसलिए मैंने धीरे से कहा, पर मेरा लास्ट खाना तो तुम लोगों ने खा लिया, अब मेरे पास सबमिट करने के लिए कुछ नहीं है। तभी उन काने लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा आदमी आया। तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए? जैसे ही उसने आने वाले को देखा, डुआन या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि बैट मास्क पहने कुछ लोग बड़ी मुश्किल से एक लकड़ी की चेयर उठा रहे थे और उस चेयर पर एक 500 पाउंड का मोटा आदमी बैठा था। तभी एक छोटा आदमी वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया और जमीन पर गिर गया। चेयर को हिलता देख उस मोटे बॉस का चेहरा सीरियस हो गया। फिर उसने धीरे से एक लकड़ी की स्टिक उठाई और उसे पूरी ताकत से फेंका। अगले ही सेकंड वो स्टिक उस छोटे आदमी के सीने के पार हो गई। फिर वो मोटा बॉस बिना किसी गिल्ट के हंसते हुए मुझसे बोला, अब तुमने देख ही लिया है, ये एंड का टाइम है। फैक्ट्री प्रोडक्शन बंद हो चुका है। तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा दांव खेला है, क्योंकि मैं इन पुरानी चीजों से बोर हो चुका हूँ। पास खड़े काने आदमी ने भी उसकी बात का सपोर्ट किया। हमारे कैप्टन ने तुम्हें बहुत अच्छा ऑफर दिया है, समझदारी दिखाओ और इसे मान लो। फिर पीछे खड़े छोटे आदमी के मुंह से लार टपकने लगी, क्योंकि कैप्टन जब नई लड़की ले लेंगे तो पुरानी वाली उनके लिए बच जाएगी। पर तभी उस मोटे बॉस को कुछ स्मेल आई। उसने तुरंत काने आदमी से पूछा, ये कैसी स्मेल है? तुम लोगों ने क्या खाया है? काने आदमी और उसके साथियों का दिल बैठ गया। शिट, अभी मीट खाने में इतना मजा आ रहा था, यहाँ कैप्टन से छिपाकर मीट खाना बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए वो सब तुरंत घुटनों पर बैठ गए। सॉरी कैप्टन, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें एक और चांस दे दो। आगे से जो भी खाना मिलेगा सबसे पहले आपको देंगे। पर मोटे बॉस ने उन पर जोर से चिल्लाया, तुम सब अपना मुंह बंद करो, मेरी नाक फटने वाली है। क्या तुम लोगों ने कचरा खाया है? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर मैं और डुआनिया दोनों कंफ्यूज हो गए। क्या डुआनिया का मेंटल कंट्रोल उसने पकड़ लिया? नहीं, शायद उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। और मोटे बॉस की बात सुनकर काने आदमी और उसके साथी भी बहुत कंफ्यूज थे। नहीं कैप्टन, हम तो चिकन लेग खा रहे थे। पर अगले ही सेकंड वो होश में आ गए। जब उन्होंने देखा कि वो वाटर घोस्ट का हाथ खा रहे थे तो उनके मुंह से काला लिक्विड निकला। उनका पेट खराब होने लगा और वो सब अपने हिप्स दबाकर टॉयलेट की तरफ भागे। ये देखकर मोटे बॉस को बहुत गुस्सा आया। शिट यार, मेरे पास ऐसे बेवकूफ लोग कैसे आ गए? मैं किसी दिन इन सबको मार दूंगा। इसी बीच मैं उस मोटे बॉस को देखकर कुछ सोच रहा था। अजीब है, इस बंदे में कोई स्पेशल एबिलिटी फील नहीं हो रही है, पर फिर भी ये बहुत स्ट्रांग फील करा रहा है। और उसके इन्फ्लुएंस में आकर वो काने लोग डुआनिया के कंट्रोल से बाहर आ गए। पता नहीं वो बॉस ल्यू कैसा इंसान होगा, पर उसके आदमियों के रिएक्शन से लगता है कि वो भी कोई सीधा साधा बंदा नहीं है। अगर अभी इन्हें निपटा दिया तो आगे के एक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। पहले बदलने वाले चूहों को ढूंढना ही ठीक रहेगा। इससे पहले कि मैं ज्यादा सोचता, मोटे बॉस ने मुझसे दोबारा पूछा, लड़के, मैंने जो ऑफर दिया था उसके बारे में क्या सोचा? मैंने बस नॉर्मली कहा, अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले बेस की सिचुएशन समझ लूं फिर देखूंगा। मेरे मना करने के बाद भी मोटे बॉस ने ज्यादा परेशान नहीं किया, बल्कि हंसते हुए बोला, फिक्र मत करो, एक दिन तुम खुद मेरे पास हेल्प मांगने आओगे। जब मोटे बॉस की टीम चली गई तो डुआनिया ने थोड़ा उदास होकर मेरी तरफ देखा। सॉरी सुचेन, उसकी मेंटल पावर काफी स्ट्रांग थी, मेरी एबिलिटी उस पर काम नहीं आई। इस पर मैं हंसा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर वो लोग जिन्होंने वाटर घोस्ट की बॉडी खाई वो मरे नहीं, उनकी बॉडी में पक्का कुछ अजीब है, हमें केयरफुल रहना होगा। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, तुमने गार्ड से दुश्मनी मोल ले ली है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये एक फटे कपड़ों वाला लड़का था जो मेरे सामने आया। सुचे, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। मेरा कंफ्यूज फेस देखकर उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं मियाओ पुयुआन हूँ, त्यान युए का रूममेट। तुम जब पिछली बार स्कूल आए थे तब हम मिले थे। और दूसरी तरफ मोटे बॉस ने सीरियस होकर अपने आदमी को ऑर्डर दिया, यूताओ, तुम उस लड़की पर पूरी नजर रखो। बस कपड़े चेंज करने के गैप में ही डुआनिया के सामने अचानक एक चाकू आ गया। जैसे ही डुआनिया को कैप्चर किया जाने वाला था, मैं सही टाइम पर आ गया और सिर्फ एक नजर से उस तेज लड़की को डराकर वहीं मास्टर बुलाने पर मजबूर कर दिया। एक्चुअली जब मैंने गुओ कैप्टन का आदमी बनने से मना कर दिया था तो उसने अपने आदमियों को मेरे और डुआनिया के पीछे लगा दिया था। और इस टाइम मियाओ पुयुआन मुझे एक अधूरी बिल्डिंग में ले आया था। यहाँ डुआनिया की हेल्प से उस छोटी बच्ची के दोनों भाई खतरे से बाहर आ गए थे। फिर मुझे मियाओ पुयुआन से पता
चला कि सरवाइव करने और वाले सभी स्टूडेंट्स यहीं रहते हैं। हालांकि चीजों की कमी है, पर अच्छी बात यह है कि तियान युए भाई अक्सर सबकी हेल्प करते हैं, इसलिए ये एरिया फील्ड डिपार्टमेंट का बेस बन गया है। जब मैं सोच ही रहा था कि ये फील्ड डिपार्टमेंट क्या है, तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, फील्ड डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, अगर कैनिबल्स भी सामने आ जाएं तो उनसे भी दो दो हाथ कर सकता है। ये कहते हुए एक चश्मा पहने आदमी मेरे सामने आया। भाई क्या तुम हमारे फील्ड डिपार्टमेंट में शामिल होना चाहते हो? ये देखकर पास खड़े मियाओ पुयुआन ने तुरंत मुझे खींचते हुए उस आदमी से कहा, तियान युए भाई देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। ये सुनकर तियान युए ने जल्दी से अपना चश्मा हटाया। ओ शिट सुचेन, सच में तुम हो। ये कहते हुए वो एक्साइटेड होकर भागा और मुझे गले लगा लिया। मुझे तो लगा था तुम नहीं रहे, सच में नहीं सोचा था कि तुम जिंदा हो। ये बहुत अच्छा हुआ। तभी तियान युए का ध्यान मेरे पीछे खड़े इंसान पर गया। जब उसने देखा कि वो डुआनिया है तो तियान युए और ज्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाया, क्या ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की फेमस कोल्ड गॉडेस डुआनिया नहीं है? वो फेमस गॉडेस यहाँ कैसे आ सकती है, और वो भी बनी गर्ल के लुक में? ये सुनकर डुआनिया ने थोड़ा शर्माते हुए मेरे पास आकर कहा, सुचेन मैं कपड़े चेंज करना चाहती हूँ। जूनियर के सामने ऐसे कपड़े पहनना बहुत एम्बैरसिंग है। मुझे और डुआनिया को इतना क्लोज देखकर तियान युए और उसका साथी दोनों बहुत जेलस फील करने लगे। शिट यार, ये गॉडेस के इतना क्लोज कैसे है? ये देखना तो मरने से भी ज्यादा दुखद है। फिर तियान युए मुझे अपने रूम में ले गया। मेरा रूम थोड़ा मेसी है, तुम लोग कहीं भी बैठ जाओ, डुआनिया इस रूम में कपड़े चेंज कर सकती है। तब मैंने तियान युए से पूछा, तियान भाई तुम्हें यहाँ इतना बड़ा रूम मिला है, इसका मतलब तुम्हारा टास्क बहुत डेंजरस होता होगा ना? इस पर तियान युए ने बस एक ठंडी सांस ली। अभी के टाइम में क्या डेंजर्स नहीं है, तुम लोग लकी हो जो अब तक जिंदा हो। तुम्हारी बॉडी इतनी साफ सुथरी दिख रही है, साफ है कि तुमने इस मुश्किल टाइम का सामना नहीं किया है। अब तुम लोग मत जाना, यहाँ मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ, और डुआन या जैसी अच्छी डॉक्टर को बाहर खाना ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं है, वो बस घायलों का ध्यान रख सकती है। पर मुझे तुम्हें एक बात की वार्निंग देनी होगी, आगे से ज्यादा शो ऑफ मत करना। अभी बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, तुम डुआनिया को बनी गर्ल की ड्रेस में बाहर घूमने दे रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो। ये सुनकर मैं थोड़ा अजीब फील करने लगा। फिक्र मत करो तियान भाई, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। पर तियान युए ने मेरे सिर पर हाथ मारा, तुम बड़ी बातें मत करो। मुझे पता है कि स्कूल टाइम में जब लोग तुम्हें परेशान करते थे तो तुम कुछ नहीं करते थे। लास्ट में मैंने ही उन लोगों को भगाया था। उस गार्ड टीम का कैप्टन सीधा बंदा नहीं है, जिसे वो पसंद कर ले उसका एंड बुरा होता है। खासकर डुआनिया जैसी ब्यूटीफुल लड़की को वो आसानी से नहीं छोड़ेगा। और इसी बीच रूम के अंदर डुआनिया जब कपड़े चेंज कर रही थी, तभी उसके पीछे अचानक एक शैडो आई। फिर एक छोटा चाकू सीधे डुआनिया की गर्दन पर लग गया। आने वाली लड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के गुंडों की लीडर ना जी थी। गुओ कैप्टन ने मुझे तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट करने भेजा है। तुम लड़की हो तो ऑब्वियसली लड़कों के साथ तो नहीं सो सकती ना। इस पर डुआनिया की आंखों में लाल लाइट चमकी। सॉरी मुझे जरूरत नहीं है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, ना जी वहीं स्टैचू बन गई। उसका हाथ भी अपने आप डुआनिया से हट गया। ऐसा लगा कि वो पूरी तरह कंट्रोल में आ गई है। पर डुआनिया को अच्छे से पता था कि हालांकि ये मेंटल पावर से कंट्रोल किया गया है, पर ये बस कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, बाकी चीजें सुचेन को हैंडल करने दो। पर जैसे ही डुआनिया दरवाजा खोलने वाली थी, ना जी का चाकू वाला हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा। फिर उसने उसे अपनी दूसरी हथेली में घोंप दिया। पेन का यूज करके उसने खुद को होश में लाया। डुआनिया को रिएक्ट करने का मौका दिए बिना ना जी ने पूरी स्पीड से आकर डुआनिया को दीवार से लगा दिया। तुम लड़की बहुत अजीब हो, मैं बस फंसने ही वाली थी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। डुआनिया अंदर क्या हुआ, कपड़े चेंज करने में इतनी आवाज क्यों हो रही है? ये देखकर ना जी ने तुरंत डुआनिया का मुंह बंद कर दिया। पर अगले ही सेकंड दरवाजा सीधे मेरे एक पैर के वार से टूट गया। इस पर नजी ने ठंडी नजरों से बाहर देखा। तुम मौत को दावत दे रहे हो, ये कहते हुए नजी तेजी से बढ़ी और चाकू लेकर मुझ पर अटैक करने आई। ये देखकर तियान युए तुरंत मेरे सामने आ गया। सुचेन संभलो। पर मेरा नाम सुनते ही नाजी वहीं रुक गई। फिर मेरा फेस अच्छे से देखने के बाद वो डर से कांपने लगी। ये तो वही है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वो सुचेन नाम का डेविल, जिसने अकेले ही सारे गुंडों को मार दिया था। जॉम्बीज का ग्रुप भी उसके सामने बस एक खिलौना था। अपने दिल में डर फील करते हुए नजी के पसीने छूटने लगे। हालांकि मैंने भी बहुत से लोगों को मारा है, पर मेरा सिक्स्थ सेंस कहता है कि अगर मैंने इस पर अटैक किया तो मेरी मौत पक्की है। फिर तियान युए के हैरान होने के सामने नाजी स्मूथली मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। मास्टर मेरी गलती है, प्लीज मुझे पनिश करो। ये देखकर तियान युए हैरान होकर मुझे देखने लगा। नाजी कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, वो मेरे जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट को मास्टर क्यों बुला रही है? पर मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। तुम किसे अपना मास्टर बोल रही हो? वो तेज लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी के सामने पूरी तरह कपड़े उतारने लगी, पर मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और बिना कुछ सोचे सीधे पानी में फेंक दिया। एक्चुअली अभी अभी जो लड़की अपनी क्रूरता के लिए फेमस थी, उसने जब मुझे देखा तो वो डर के मारे घुटनों पर बैठ गई और मुझे मास्टर बुलाने लगी, क्योंकि उसने मेरा सबसे खतरनाक
खतरनाक रूप देखा था। अगर वो मुझ पर अटैक करती तो उसकी मौत पक्की थी। पर अगले ही सेकंड ना जी की आंखें बदल गईं। उस अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए वो अपने सारे कपड़े उतारकर मेरे सामने आ गई। ये सीन देखकर त्यान यू और दूसरा बंदा पूरी तरह शॉक्ड रह गए। अरे भाई, क्या आजकल तुम्हारा टेस्ट इतना हैवी हो गया है? पर अगले ही पल उस सिस्टर के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। उसने तुरंत सामने एक स्मोक बम फेंका और उस गैप का फायदा उठाकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगी। लेकिन बहुत जल्दी एक हाथ ने उसका चेहरा कसकर दबोच लिया। उसकी हैरान नजरों के सामने मैंने ठंडे लहजे में उससे कहा, तुम्हें क्या लगा कि इतनी आसानी से भाग जाओगी? इस पर वो सिस्टर बेचैनी से चिल्लाई, रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते। वो छोटी लड़की और उसके 2 भाई वाइल्ड बीस्ट एरिना में ले जाए जा चुके हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो वो भी मर जाएंगे। मुझे अपने हाथ रोकने पड़े और मैंने उसे सीधे ऊंची बिल्डिंग से समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद तियान यू ने पूछा कि यह क्या मैटर है, तो मियाओ पुयुआन ने उसे बताया कि उस सिस्टर ने जिस छोटी लड़की की बात की वो शेल्टर की शियाओ मेई है। ये सुनते ही तियान यू तुरंत परेशान हो गया। अगर उन्हें बचाने नहीं गए तो वो पक्का उन बड़े चूहों के जरिए मार दिए जाएंगे। और जब बड़े चूहों की इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। क्या यह म्यूटेंट राइट किंग से रिलेटेड है? इसलिए मैं उन लोगों को लेकर इन्वेस्टिगेट करने वाइल्ड बीस्ट एरिना की तरफ चल दिया। इसी बीच एरिना के अंदर फैट बॉस बड़े एक्साइटमेंट के साथ शियाओ मेई से बोल रहा था, तुम्हारे भाइयों ने मिशन पूरा नहीं किया तो यह वैसे भी मौत की सजा है, लेकिन अगर तुम एरिना में फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ तो मैं उन्हें एक चांस देने के बारे में सोच सकता हूँ। वहाँ फैट और थिन ब्रदर्स इस वक्त हवा में बंधे हुए थे, फिर भी लगातार अपनी बहन से चिल्ला रहे थे, शियाओ मेई जल्दी भागो, इस बंदे पर बिलीव मत करना। पर शियाओ मेई ने अपने दोनों भाइयों की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि फैट बॉस से पूछा, अगर मैं एरिना में जाने को तैयार हो जाऊं तो क्या तुम सच में उन्हें छोड़ दोगे? ये सुनकर फैट बॉस तुरंत कमीनी हंसी हंसने लगा, बिल्कुल, बस शर्त यह है कि तुम जिंदा बच जाओ। ये कहते ही लोहे का गेट अचानक खुला और अंदर से एक बहुत ही विशाल चूहा बाहर आया। शियाओ मेई की पीठ में तुरंत एक सहरन दौड़ गई। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, उस चूहे ने अपना खून से सना बड़ा मुंह खोला और अटैक कर दिया। उसने सीधे उसके हाथ पर काट लिया। उसका छोटा सा शरीर उस चूहे के सामने एक खिलौने जैसा लग रहा था। इस मोमेंट पर उसे अपने भाइयों के साथ बिताए पल याद आने लगे। कभी पेट भरने के लिए दूसरा भाई कई अननोन मशरूम ढूंढ कर लाता था। शियाओ मेई की सेफ्टी के लिए बड़ा भाई हर बार खुद खाकर टेस्ट करता था। जो टेस्ट में पास होता था वही शियाओ मेई को खाने के लिए दिया जाता था। यहाँ तक कि कुछ बार तो उसकी जान जाते जाते बची थी। शियाओ मेई की नजरों में उसके भाई ही उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे। इस वक्त बड़े चूहे के जरिए जख्मी हुई बहन को देखकर दोनों भाई तुरंत बेचैनी से चिल्लाए, शियाओ मेई तुम जल्दी भागो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। फैट बॉस ये सीन देखकर खुशी से हंस पड़ा, इन दोनों बकवास करने वालों का मुंह बंद करो। ऑर्डर मिलते ही गुर्गे ने एक लात मारकर दोनों भाइयों के पैरों के नीचे का लकड़ी का स्टंप हटा दिया। अब साफ दिख रहा था कि बड़ा और दूसरा भाई बस रस्सी से लटक कर मरने ही वाले हैं। शियाओ मेई ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, हाथ में पकड़ी लकड़ी की स्टिक उठाई और जोर से बड़े चूहे की आंख में चुभा दी। दर्द के मारे चूहे ने तुरंत मुंह खोल दिया और शियाओ मेई ने इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से भाइयों की तरफ दौड़ लगा दी। प्लीज होल्ड करना, मैं अभी तुम्हें बचाने आ रही हूँ। पर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई थी कि बड़े चूहे ने तुरंत उसे चेस कर लिया और एक ही बार में शियाओ मेई को जमीन पर बुरी तरह कुचल दिया। ये सीन देखकर फैट बॉस जोर जोर से हंसने लगा। एक छोटी बच्ची भी लोगों को बचाने के ख्वाब देख रही है। सच में तुम जैसे वेस्ट लोग इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं हो। इस वक्त शियाओ मेई जमीन पर दबी हुई थी और हिल भी नहीं पा रही थी। अपने घुटते हुए भाइयों को देखकर शियाओ मेई के मन में गहरी निराशा छा गई। हम तो बस जीना चाहते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसी क्रिटिकल मोमेंट पर मैं अचानक शियाओ मेई के सामने अपीयर हुआ और एक ही पंच में बड़े चूहे के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर शियाओ मेई की आंखें फटी की फटी रह गईं। थोड़ी दूर खड़े त्यान यू और बाकी तीनों भी पूरी तरह शॉक्ड थे। सू चेंग तुम बहुत जल्दबाज हो, ये उनका इलाका है यार। जबकि मैं सिर्फ अपने हाथ को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। लगता है ये चूहा बस साइज में बड़ा हुआ है, वो म्यूटेंट राइट नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फैट बॉस भी इस सडन इंसिडेंट से डर गया था, लेकिन बहुत जल्दी होश में आ गया। फिर से तुम बदतमीज लड़के, रुको मैं तुम्हें जान से मारता हूँ और फिर तुम्हारी वुमन को छीन लूंगा। अगले ही पल एरिना का लोहे का गेट दोबारा खुला और अंदर से धीरे धीरे दर्जनों म्यूटेंट जाइंट राइट्स बाहर निकले, जो भूखी नजरों से मेरी तरफ बढ़ने लगे। और इस समय फैट और थिन ब्रदर्स को तियान यू और बाकी लोग सेफ जोन में ले जा चुके थे। दोनों ने शियाओ मेई के पास आकर कहा, थैंक्स टू यू शियाओ मेई, तुमने हमारी जान बचाई। पर शियाओ मेई ने सिर हिलाकर मना किया, सूचेंग भैया ने हमें बचाया है। हालांकि यहाँ का हर एक मूवमेंट एक ब्लू हेयर चश्मे वाले बंदे के जरिए मॉनिटर किया जा रहा था। उसने पानी से अभी अभी बाहर निकली उस सिस्टर से पूछा, नीचे जो आदमी है क्या वही तुम्हारा बताया हुआ स्पेशल रिसर्च मटेरियल है? उस सिस्टर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बॉस, इसका यूज करके डूम्सडे जीन की अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को पक्का सॉल्व किया जा सकता है। चश्मे वाले को थोड़ा डाउट था, इन चूहों में लेटेस्ट जीन टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ये पहले से ज्यादा बड़े और एग्रेसिव हैं। अगर वो यहीं मर गया तो वो मेरा स्पेशल एक्सपेरिमेंट मटेरियल बनने के डिजर्विंग नहीं है। और इस समय मैं कई म्यूटेंट जाइंट राइट्स के घेरे का सामना कर रहा था। मैंने अपनी स्पेस से एक शॉर्ट नाइफ निकाला और बस कुछ ही पलों की फाइट में कई म्यूटेंट जाइंट राइट्स पल भर में ढेर हो गए। थोड़ी दूर खड़ा त्यान यू यह सीन देखकर हैरान रह गया। क्या यह सच
सच में वही सू चेंग है जिसे मैं जानता हूँ? फैट बॉस का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया। इस लड़के में सच में कुछ बात है, जबकि मैं अभी भी डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। इन चूहों में भी कोई सरप्राइज नहीं था। तभी एरिना के ब्रॉडकास्ट से अचानक एक आदमी की आवाज आई, ये आदमी मेरा एक्सपेरिमेंट मटेरियल है। फैट और तियान यू, तुम दोनों इसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। ये सुनकर फैट बॉस ने तियान यू की तरफ देखकर कमीनी हंसी हंसी, बॉस का ऑर्डर आ गया है, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। मियाओ पुयुआन ने देखा कि सिचुएशन खराब है। उसने तुरंत डुआन या को पहले यहाँ से निकलने को कहा। यह जगह बहुत डेंजरस है। लेकिन डुआन या ने साफ कह दिया कि वो नहीं जाएगी जब तक सू चेंग यहाँ है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। उस आदमी ने मरते मरते एक इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगा लिया, जिसके रिजल्ट में अगले ही सेकंड वो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल गया और उसकी बॉडी से अनगिनत आंखें लगातार निकलने लगी। हर कोई सामने का सीन देखकर सन्न रह गया, सिवाय मेरे, जिसने फ्रेंडली वे में उसे मिडिल फिंगर दिखाई और ठंडी हंसी हंसा। भले ही तुम ट्रांसफॉर्म हो गए हो, लेकिन तुम्हें मारना मेरे लिए एक चींटी कुचलने जितना ही इजी है। असल में अभी कुछ देर पहले डेंजर में फंसी शियाओ मेई को बचाने के लिए मैंने सिर्फ एक नाइफ से तुरंत दर्जनों म्यूटेंट जाइंट राइट्स को मार गिराया था। और यह सीन प्यूरिफिकेशन बेस के बॉस चश्मे वाले बंदे ने देख लिया था। उसने तुरंत मुझे एक एक्सीलेंट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मान लिया, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, बस उसे मेरे सामने लेकर आओ। ऑनर्डर मिलते ही फैट बॉस की बांछें खिल गईं, जबकि तियान यू डर के मारे समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ये देखकर फैट बॉस और पागलपन से हंसा। तियान यू, सुना है तुम दोनों भाई हो, लेकिन आज हम इस डूम्सडे में जो जिंदा हैं वो बॉस की वजह से हैं, तो अब तुम क्या चूज करोगे? वहां खड़े और खामोश तियान यू को देखकर मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है। ये सुनकर तियान यू ने बेबसी से कहा, ऊपर जो चश्मे वाला बंदा है उसका नाम लियू हेयुन है। डूम्सडे के स्टार्टिंग में ही उसने एक ऐसा इंजेक्शन इन्वेंट कर लिया था जो लोगों को स्ट्रांग बनाता है। तब से उसने पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि इस इंजेक्शन के लिए लाइफ को दांव पे लगाना पड़ता है। अगर इंजेक्शन नहीं मिला तो हम किसी से भी ज्यादा वीक हो जाएंगे। हालांकि मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ से चलने को रेडी हो? पर तियान यू की शक्ल ये सुनकर एकदम डार्क हो गई और फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई, अपना भारी हथौड़ा उठाकर सीधे मेरी तरफ दे मारा। टाइम कम है, बॉस वेट कर रहे हैं। लेकिन बात खत्म होते ही तियान यू ने पैर से उसके चेहरे को दबाते हुए जमीन पर पटक दिया। ये देखकर कि तियान यू की इतनी हिम्मत कि उसने उस पर अटैक किया, फैट बॉस गुस्से से आग बबूला हो गया। लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। बॉस को धोखा देने की हिम्मत की। ये सुनकर तियान यू ने सिर्फ ठंडे लहजे में कहा, क्या बकवास बॉस, वो बस इंजेक्शन से मुझे कंट्रोल करना चाहता है। मेरी लाइफ वैसे भी बेकार है, मर गया तो मर गया, पर अगर किसी ने मेरे भाई को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। ये कहते ही तियान यू ने एक तेज कदम बढ़ाया, पलक झपकते ही फैट बॉस के सामने पहुंच गया और मुक्का उठाकर फैट बॉस पर ताबड़तोड़ पंच बरसाने लगा। हालांकि फैट बॉस को दर्द होने के बजाय वो कमीनी हंसी हंसने लगा। बॉस को पहले से पता था कि तुम धोखा दोगे, इसलिए तुम्हें सिर्फ लेवल 1 का इंजेक्शन दिया था, जबकि मैं लेवल 2 का इंजेक्शन यूज कर रहा हूँ। मेरा फैट ही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहते हुए उसने पूरी ताकत से दोनों हथौड़े उठाए और सीधे तियान यू पर दे मारे। ये देखकर तियान यू के पास बचने का टाइम नहीं था। वो सिर्फ अपने हाथों से हथौड़े को पकड़कर इस अटैक को झेलने लगा। इसी नाजुक मोड़ पर मैं सही टाइम पर अपीयर हुआ। मैंने सीधे करंट वाले हथौड़े पर पैर रखा और फैट बॉस के सिर की तरफ किक मारी। तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहते हुए मैंने थोड़ा प्रेशर डाला। हथौड़े का हैंडल तुरंत फैट बॉस की आंख में घुस गया। हैवी करंट के असर से फैट बॉस दर्द से चीखने लगा और फिर जमीन पर गिरकर उसकी सांसें थम गई। ये सीन देखकर तियान यू की बोलती बंद हो गई। मेरी पावर उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। थोड़ी दूर खड़ी डुआन या और मियाओ पुयुआन भी पूरी तरह शॉक्ड थे और मॉनिटरिंग रूम में ये सब देख रहे लियू हेयुन का चेहरा भी सीरियस हो गया। सू चेंग, अब मुझे तुम्हें और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इंसानों को एक परफेक्ट क्रिएचर में इवॉल्व करने का तरीका ढूंढने के लिए मैंने अपने सारे सोर्सेज और टैलेंट्स लगा दिए। तब जाकर एक्सपेरिमेंट में ये बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और तुम्हारा अभी का परफॉर्मेंस नो डाउट एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट है। इसलिए उसने ब्रॉडकास्ट पर कहा, सू चेंग, अब मैं तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने का एक चांस देता हूं। अगर तुम रेडी हो तो तुम पहले परफेक्ट ह्यूमन बन जाओगे। ये सुनकर मैंने सिर्फ एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारा मतलब परफेक्ट ह्यूमन से कहीं चूहा तो नहीं है? लियू हेयुन ने अपने चश्मे को ठीक किया। उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी रिसर्च का मेन डायरेक्शन गैस कर लोगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, चूहों का जीन ही इंसानों के सबसे क्लोज है। मैं चूहों के जीन का यूज करके एक राइट मैन आर्मी बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ और फिर इस दुनिया को कॉन्कर करूंगा। तब हमारे लिए ये डूम्सडे एक हेवन बन जाएगा। तुम मेरे बाद सबसे पावरफुल पर्सन होगे। क्यों? सुनकर एक्साइटमेंट हो रहा है ना? हालांकि ये सुनकर भी मेरा चेहरा नॉर्मल रहा, कुछ खास नहीं, बल्कि बहुत बकवास लगा। मेरी बात सुनकर लियू हेयुन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। लगता है तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि इवोल्यूशन कितना ग्रेट है, तो फिर देख ही लो। ये कहते हुए उसने पास खड़ी उस सिस्टर को गन फायर करने का ऑर्डर दिया। गन शॉट की आवाज के साथ बुलेट सनसनाते हुए मेरे पास से गुजरी और सीधे मरे हुए फैट बॉस की बॉडी में जा लगी। बस पलक झपकते ही फैट बॉस अचानक दोबारा जिंदा हो गया और साथ ही उसकी बॉडी में म्यूटेशन होने लगा। ये देखकर तियान यू और बाकी लोग पूरी तरह शॉक्ड रह गए। इस प्यूरिफिकेशन बेस में आए इतना टाइम हो गया, पर पहली बार ऐसा इंजेक्शन देखा जो मरे हुए को भी जिंदा
जिंदा कर दे बहुत जल्दी। फैट बॉस पूरी बॉडी पर आंखों से भरा एक मॉन्स्टर बन गया। तब लियू हेयुन हंसते हुए बोला, अभी जो 3rd लेवल का इंजेक्शन दिया गया है उसमें स्ट्रेंथनिंग और रिकवरी के फीचर्स हैं, इसलिए तुम उसके सामने टिक ही नहीं सकते। अब समझे कि इवोल्यूशन की पावर कितनी ग्रेट है। हालांकि उसके जवाब में एक इंटरनेशनल फ्रेंडली जेस्चर मिला, ग्रेट माय फुट। बस इंसान को एक गंदे मॉन्स्टर में बदलना ही तो है। ये देखकर लियू हेयुन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तुरंत फैट बॉस को ऑर्डर दिया, इसे खत्म करो और फिर इसकी डेड बॉडी से जीन निकालो। ऑर्डर मिलते ही फैट बॉस ने एक तेज दहाड़ लगाई और फिर एक मीट बॉल की तरह तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। इतने बड़े अटैक के सामने भी मैं बिल्कुल नहीं डिगा, बल्कि अपने हाथों से उसे जबरदस्ती रोक दिया। इसके बाद मैंने उसकी बॉडी के अंदर फंसे हथौड़े की बैटरी निकाल ली। तुम्हें करंट इतना पसंद है ना, तो चलो तुम्हें भी बैटरी का टेस्ट चखाते हैं। ये कहते हुए मैंने सीधे बैटरी उसके मुंह में ठूंस दी। एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज के साथ मैं सीधे वहां से स्टाइल से निकल गया। ये सीन देखकर लियू हेयुन थोड़ा हैरान हुआ। उम्मीद नहीं थी कि मैं नुकसान पहुंचाने के लिए बैटरी के ब्लास्ट का यूज करूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा 3rd लेवल के इंजेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी पावर है और हुआ भी यही। टुकड़ों में उड़ा फैट बॉस दोबारा जिंदा हो गया। फिर लियू हेयुन ने ब्रॉडकास्ट पर ताना मारा, क्यों? इवोल्यूशन की पावर के सामने तुम बिल्कुल हेल्पलेस हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मैं सीधे एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का सीधे फैट बॉस के चेहरे पर दे मारा। इस अटैक की पावर से जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए और उड़ी हुई धूल ने आसपास के विजन को ब्लॉक कर दिया। इससे मॉनिटरिंग रूम का लियू हेयुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है? और मेरे ऐसा करने का मोटिव ये था कि कोई मुझे मेरी एबिलिटी यूज करते हुए ना देख सके, क्योंकि लोग जितना कम जानेंगे प्रॉब्लम्स उतनी ही कम होंगी। इसके बाद मैंने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और फिर अपना हाथ घुमाकर स्पेस एबिलिटी का यूज किया, जिससे अचानक आसमान से अनगिनत स्टील की रॉड्स और लोहे के ब्लॉक गिरने लगे, जो नीचे मौजूद फैट बॉस पर लगातार बरसने लगे। धुएं के बीच से आती तेज आवाजों से डुआन या और बाकी लोग बहुत डर गए। ये कैसी आवाज है? अंदर क्या चल रहा है? इसके बाद जब धुआं साफ हुआ तो उन लोगों ने हैरान होकर देखा कि मैंने स्टील और सीमेंट से फैट बॉस के लिए एक स्टील की कब्र बना दी थी। ये सीन देखकर लियू हेयुन गुस्से में मुझ पर चिल्लाया, कमीने बंदे, मुझे नहीं परवाह कि तुम कौन हो और ना ही इससे मतलब है कि तुम यह सारा कचरा कहां से लाए हो। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। बात खत्म होते ही मेरे चारों तरफ अचानक अनगिनत डरावनी आंखें अपीयर हो गईं। ये देखकर मैंने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा। चलो अच्छा ही है, मैं भी किसी को छोड़ने का इरादा नहीं रखता। एक लड़की पूरी बॉडी पर पट्टियां लपेटे बिना कुछ खाए पिए पानी के टैंक में बंद थी और इस सब के पीछे जो बंदा था वो एक सीधा सा दिखने वाला चश्मे वाला आदमी था। रेस्क्यू होने के बाद लड़की को लगा कि उसे एक नई लाइफ मिलेगी, पर उसे क्या पता था कि वो आदमी असल में म्यूटेंट राइट किंग है। दरअसल अभी कुछ देर पहले सू चेंग की स्ट्रॉन्ग पावर देखने के बाद पीछे छिपा लियू हेयुन अब शांत नहीं रह सका। उसने तुरंत म्यूटेंट राइटमैन आर्मी को चारों तरफ से घेरने के लिए भेज दिया। सू चेंग अच्छी तरह जानता था कि एक बार इन राइटमैन के चक्कर में फंसे तो यह एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, इसलिए उसने अकेले जाकर लियू हेयुन को निपटाने का डिसीजन लिया और इस जगह को संभालने की जिम्मेदारी डुआन या और बाकी लोगों को दे दी। ये बात सुनकर डुआन या और मियाओ पुयुआन की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। पर जब डुआन या को यह बात याद आई कि वेस्ट लोग मेरे पास रहने के लायक नहीं हैं, तो उसने दोबारा हिम्मत जुटाई। चूहों को चारों तरफ से आते देख डुआन या ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए दूसरों से कहा, मैं इन लोगों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम लोग बस जी भरकर इन्हें मारो। और इसी बीच लियू हेयुन के कंट्रोल रूम में एक गुर्गा अचानक घबराता हुआ आया और चिल्लाया, गड़बड़ हो गई बॉस। सू चेंग ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स को साफ कर दिया है और वो मिस यून के रूम में घुस गया है। ये सुनकर लियू हेयुन ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और गुर्गे को ऑर्डर दिया कि डूम्सडे जीन से मिले 5th नंबर के इंजेक्शन को अभी उसकी बॉडी में लगा दे। भले ही इस समय इसके फ्यूजन का रिस्क बहुत ज्यादा था, फिर भी उसने ऐसा करने की जिद की क्योंकि उसे इस वक्त सिर्फ पावर नहीं चाहिए थी, बल्कि वो मुझे अपने हाथों से खत्म करना चाहता था। और मैं इस समय टैंकों से भरे एक रूम में पहुंच चुका था, जहां हर एक टैंक में अलग अलग शेप के मॉन्स्टर्स डूबे हुए थे। हालांकि इसी बीच एक स्पेशल टैंक ने मेरा ध्यान खींचा, जिसके अंदर पूरी बॉडी पर पट्टियां लपेटे एक ब्यूटीफुल गर्ल थी और मैंने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। ये वही यून यून थी जिससे मैं डूम्सडे शुरू होने से पहले एक बार में मिला था। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे सीधे टैंक को तोड़ा और उसे बाहर निकाल लिया। यून यून भी इस समय होश में आ गई। उसने वीक वॉइस में मुझसे धीरे से पूछा, क्या तुम सू चेंग हो? हाँ मैं ही हूँ, रिलैक्स करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। जैसे ही मैं उसे गोद में उठाकर निकलने लगा, लैब का दरवाजा अचानक खुला। उसे छोड़ो तुम। बात खत्म होते ही 2 तीर तेजी से मेरी तरफ आए, पर मैंने सीधे हाथ से उन्हें पकड़ लिया। इस पर लियू हेयुन ने गुस्से में अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई। अपने गंदे हाथ हटाओ, वो मेरी चुनी हुई वुमन है। यह सुनकर मैंने तीरों को हाथ में ही क्रश कर दिया और ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारी चुनी हुई वुमन? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हो? लियू हेयुन ने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ी। इस डूम्सडे में नॉर्मल लोग बस चींटियों जैसे हैं, मेरी वुमन बनना उसका ऑनर है। ये बात सुनकर पास खड़ी यून यून डर के मारे कांपने लगी और अगले ही सेकंड वो तुरंत घूमकर मुझसे बुरी तरह लिपट गई और मुंह में लगातार बुदबुदाने लगी, मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सीन देखकर लियू हेयुन गुस्से से पागल हो गया। मैंने कहा,
ना, वो मेरी वुमन है। ये कहते हुए वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। सच में बहुत शोर मचाते हो। मैंने सीधे एक पत्थर उसकी तरफ किक किया, पर जैसे ही लियू हेयुन ने पत्थर को हटाया, सामने का सीन देखकर वो वहीं फ्रीज हो गया। दरअसल यून यून ने अचानक अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर सीधे मेरे होठों को चूम लिया और पूरे 2.5 मिनट तक वो नहीं रुकी। तब यून यून ने शर्माते हुए मुझसे कहा, पिछली बार तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा था? ये तुम्हारा उद्धार था मुझ पर। इतना कहकर वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बेहोशी की हालत में सो गई और थोड़ी दूर से ये सब देख रहा लियू हेयुन ऑब्वियसली गुस्से के पीक पर पहुंच चुका था। अगर ऐसा है तो तुम दोनों एक साथ मरो, एक कान फाड़ देने वाली धाड़ के साथ। लियू हेयुन की बॉडी में म्यूटेशन होने लगा। कुछ ही देर में वो पूरा का पूरा एक चूहे की शेप में बदल गया। अब तुम लोगों को गॉड की पावर देखने को मिलेगी। जबकि मैं बिना किसी टेंशन के यून यून को एक साइड में लिटा रहा था और उसे एक कून ब्रांड की चॉकलेट दे दी। जब मैं खड़ा हुआ तो म्यूटेंट लियू हेयुन मेरे ठीक ऊपर आ चुका था। इस टाइम पर भी ध्यान भटका रहे हो, सीधे मौत को दावत दे रहे हो। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने तेजी से एक थप्पड़ आगे बढ़ाया, जिसने सीधे उसे टुकड़ों में उड़ा दिया। सामने बिखरे हुए बॉडी पार्ट्स को देखकर मुझे थोड़ा डाउट हुआ, बस इतना ही। ये पावर तो बहुत वीक है यार, तभी चॉकलेट खा रही। यून यून ने खिड़की से नीचे देखकर मुझसे कहा, सू चेंग, नीचे जो लोग हैं क्या वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? मेरे हाँ में सिर हिलाने के बाद यून यून ने तुरंत एक चेयर उठाई और ग्लास को तोड़ दिया। फिर उसने विंडो के पास आकर मुझे अलर्ट किया, लियू हेयुन इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, तुम थोड़ा केयरफुल रहना। इतना कहकर उसने सीधे ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरते हुए यून यून की बॉडी अचानक बड़ी होने लगी और जमीन पर लैंड होते ही एक तगड़ा अर्थक्वेक जैसा फील हुआ। ये देखकर डुआन या और तियान यू के पसीने छूट गए। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? अचानक एक जाइंट वुमन कहां से आ गई? इस पर यून यून ने झेंपते हुए एक्सप्लेन किया, मैं सू चेंग की फ्रेंड हूं, तुम लोगों की हेल्प करने आई हूं। आसपास से आ रहे म्यूटेंट राइट्स को देखकर यून यून सबसे आगे बढ़ी और सीधे तियान यू के सिर के ऊपर से पैर बढ़ाकर निकल गई। ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये कहते ही एक म्यूटेंट रैट सीधे उसके पैर के नीचे आकर मैट बन गया। ये देखकर मेरे मन में फीलिंग आई। उम्मीद नहीं थी कि यून यून के पास इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी भी होगी। हालांकि इसी बीच पीछे अचानक चूहों का एक ग्रुप अपीयर हुआ। इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता, उन चूहों ने मेरी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। बहुत जल्दी मुझे पूरी तरह ढक दिया। जैसे जैसे चूहे बढ़ते गए, अंदर से एक जाइंट राइट बाहर निकला। ये वही लियू हेयुन था जिसे मैंने एक थप्पड़ में मार दिया था। फिर वो अपनी बॉडी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ये तो सच में एक अमर बॉडी है यार। इसी के साथ नीचे की राइट आर्मी अचानक एक जगह स्टॉप हो गई और फिर सब एक साथ ऊपर की तरफ देखने लगे। वहां लियू हेयुन इस वक्त बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। सिर्फ एक नजर से उसने सारे म्यूटेंट जाइंट राइट्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी दूर खड़े तियान यू और बाकी लोग हैरान रह गए, क्या यह मॉन्स्टर ही वो अफवाहों वाला म्यूटेंट राइट किंग है? तभी यून यून ने गुस्से में म्यूटेंट जाइंट राइट्स के एक ग्रुप को हवा में उड़ाया और सीधे लियू हेयुन के सामने आकर उसे सवाल किया, गंदे चूहे। पर लियू हेयुन ने सिर्फ एक कमीनी स्माइल दी। वो तो पहले ही मर चुका है और वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की? बात खत्म होते ही नीचे के म्यूटेंट जाइंट राइट्स अचानक पागल हो गए और यून यून पर टूट पड़े। राइट किंग के सपोर्ट के साथ तियान यू और बाकी लोग बहुत जल्दी हार गए और यून यून को भी अनगिनत चूहों ने जमीन पर गिरा दिया। अपनी बनाई राइट मैन आर्मी को देखकर लियू हेयुन प्राउडली हंसने लगा। पर तभी उसकी छाती से अचानक एक हाथ बाहर निकला और अंदर से एक आवाज आई, सॉरी फ्रेंड्स, गोल्डन कोर ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। बॉडी के फटने की आवाज के साथ मैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड अंदर से बाहर आ गया। लियू हेयुन भी डरी हुई शक्ल के साथ मेरे जरिए 2 टुकड़ों में फाड़ दिया गया। फिर मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम्हारा यह गोल्डन कोर मेरा हुआ, ऑब्जॉर्ब कर लिया। फाइनली सू चेंग ने म्यूटेंट राइट किंग का गोल्डन कोर ऑब्जॉर्ब कर लिया। वो एक्चुअली इस एनर्जी को आर्मर में बदलकर एक क्रेजी मोड में एंटर कर सकता था। सिर्फ एक नजर से उसने राइट आर्मी को डर के मारे चारों तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। असल में अभी कुछ देर पहले सू चेंग के राइट किंग के जरिए निगले जाने के बाद राइट किंग ने राइट आर्मी को डुआन या और बाकी लोगों को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। राइट किंग के सपोर्ट से म्यूटेंट जाइंट राइट्स और ज्यादा एग्रेसिव और क्रूर हो गए थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ये जाइंट राइट्स जमीन में गड्ढा करने की अपनी एबिलिटी का यूज करके जमीन पर कहीं से भी अचानक बाहर निकल सकते थे और फैट बंदा बस एक लापरवाही की वजह से अचानक निकले एक जाइंट राइट के जरिए टखने से पकड़ लिया गया। अगले ही सेकंड उसे चूहों के एक ग्रुप ने सीधे नीचे खींच लिया। थिन बंदे ने यह देखकर तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, पर फैट बंदे ने उसे रोक दिया। मेरी परवाह मत करो, शियाओ मेई का ध्यान रखना। इतना कहकर वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस पर थिन बंदा सिर्फ बेबसी से चिल्ला सकता था और इस समय तियान यू की साइड की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। भले ही उसकी बॉडी जीन स्ट्रेंथन थी, पर लगातार जाइंट राइट से फाइट करने की वजह से उसकी बॉडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि उसके पास हाथ हिलाने की भी ताकत नहीं थी। दूसरी तरफ यून यून की बॉडी भी लगातार डिफॉर्म हो रही थी। डुआन या की मेंटल पावर भी खत्म होने वाली थी। सामने की इस होपलेस सिचुएशन को देखकर तियान यू लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इन्हें रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये तो सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। पर तभी एक फिगर ने अचानक तियान यू का ध्यान खींचा। उसने देखा कि वो फिगर बिल्डिंग की
छत से तेजी से कूदा और सीधे नीचे चूहों के ग्रुप के बीच जा गिरा। उस ब्लैक शैडो से आ रही डरावनी फीलिंग को महसूस करके तियान यू के ठंडे पसीने छूट गए। क्या ये सच में म्यूटेंट राइट किंग है? पास के जाइंट रैट ये देखकर सांस भी नहीं ले पा रहे थे और उस शैडो के सामने अपना सिर झुका लिया। और जब उस ब्लैक शैडो का असली चेहरा साफ हुआ तो डुआन या अपने आंसू नहीं रोक पाई और रो पड़ी। क्या सच में सू छेंग मर गया? पर तभी वो ब्लैक शैडो अचानक उसके सामने आया और झुककर उससे मुस्कुराते हुए बोला, डरो मत, मैं ही हूँ। ये सुनकर कि ये मेरी आवाज है, डुआन या के आंसू और तेजी से बहने लगे। क्या सच में तुम ही हो सू छेंग? असल में राइट किंग के जरिए निगला जाना बस मेरी एक प्लानिंग थी ताकि मैं उसकी बॉडी के अंदर अपना जरूरी गोल्डन कोर ढूंढ सकूं। फाइनली राइट किंग का पेट फाड़कर मैंने उसे आलू के चिप्स की तरह 2 टुकड़ों में अलग कर दिया। हालांकि इस गोल्डन कोर की एनर्जी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। उसके अंदर बची हुई कॉन्शियसनेस अभी भी मुझे निगलना चाहती थी, पर मेंटल पावर तो हमेशा से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है। फाइनली मैंने इस एनर्जी को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। तियान यू भी मुझे देखकर हैरान रह गया। सू छेंग, सच में सू छेंग है। तियान भाई, इस टाइम पर तुमने बहुत हार्ड वर्क किया। अब आगे का मुझ पर छोड़ दो। मुझे इंसानी शेप में देखकर आसपास के जाइंट राइट्स ऐसे झपटे जैसे उन्हें मीट का टुकड़ा मिल गया हो। वो मुझे निगलने के लिए क्रेजी होकर आगे बढ़े। हालांकि उनके जवाब में सिर्फ एक बेहद ठंडी नजर मिली और साथ में एक वर्ड निकला, भागो। ये देखकर उन जाइंट राइट्स की हालत खराब हो गई। वो बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गए। सिर्फ यही नहीं, आसपास की पूरी रैट आर्मी इस समय तितर बितर हो गई और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में तेजी से भागने लगी, इस डर से कि अगर वो स्लो हुए तो उन्हें राइट मैट बना दिया जाएगा। ये सीन देखकर मियाओ पुयुआन ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ? जाइंट राइट्स का ग्रुप ऐसे क्यों भाग गया? इस समय तियान यू के मन में भी अजीब सी फीलिंग थी। सू छेंग ने बस एक वर्ड बोला और उसने उन सबको भगा दिया। तो क्या हम इस तरह जिंदा बच गए? और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने राइट किंग का कोर ऑब्जॉर्ब किया था। भले ही मैं राइट किंग नहीं हूं, पर उसके अंदर बची हुई डरावनी पावर इन जाइंट राइट्स को भगाने के लिए काफी थी। हालांकि इसी बीच तियान यू को अचानक पूरी बॉडी में तेज दर्द फील हुआ और वो लगातार खांसने लगा। ये देखकर मैंने तुरंत उसे सपोर्ट दिया और उसके जख्मों को चेक करने लगा। पर यून यून ने पास आकर कहा, उसने जो जीन इंजेक्शन लिया था वो असल में एक पॉइजन है। भले ही वो इंसान को बहुत स्ट्रांग बनाता है, पर एबिलिटी जितनी ज्यादा यूज होगी पॉइजन उतना ही गहरा होता जाएगा और अगर उसे बचाना है तो लियू हेयुन की लैब में जाकर उस डेड बॉडी को ढूंढना होगा और उसके ब्लड से बने सीरम का यूज करना होगा। बहुत जल्दी मैं लियू हेयुन की लैब के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर से आ रही ठंडी हवा एक डरावनी फीलिंग दे रही थी, पर जैसे ही मैंने मेन गेट में कदम रखा वो फीलिंग पूरी तरह गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं मेंटल पावर से बनी किसी वॉल को पार कर गया हूँ। जब मैं कंफ्यूज था तभी सामने के एक सीन ने मेरा ध्यान खींचा। कहा तो ये था कि लैब में डेड बॉडी है, तो फिर ये परफेक्ट फिगर वाली ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? किसी के आने की आवाज सुनकर उस वुमन ने मुड़कर बड़े प्यार से मुझसे कहा, लियू स्टूडेंट, तुम आ गए। इस अजीब से सवाल पर मुझे लगा कि शायद उसने मुझे गलत समझ लिया है, पर जब मैंने पास के ग्लास में देखा तो मैं खुद लियू हेयुन के गेटअप में बदल चुका था। ये क्या मैटर है? क्या ये कोई इल्यूजन है? जो भी हो, मुझे जल्दी से होश में आना होगा। तभी उस वुमन ने मुझे अपने पास बैठने को कहा, पर जैसे ही मैं बैठा उसने कहा कि यहाँ बहुत गर्मी है और बिना सोचे समझे अपना ऊपर का कपड़ा उतार दिया। टीचर ने बस इतना कहा कि लैब में बहुत ज्यादा गर्मी है और उस आदमी के सामने ही अपना कोट उतार दिया। फिर वो उस आदमी के पीछे आई, एक हाथ से मसाज करने लगी और दूसरा हाथ धीरे से नीचे ले गई। टीचर ने उस आदमी की बॉडी की तारीफ की कि उसने अच्छा मेंटेन किया है और खुद को उस आदमी की बांहों में समेट लिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में उसे प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद था। हालांकि जब फाइट सीरियस हुई तो मून से अचानक बहुत तेज हीट निकलने लगी। जमीन का टेम्परेचर सीधे 100 डिग्री तक पहुंच गया। जो लोग गलती से गिरे वो सीधे मेल्ट हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर ढूंढने लगे और टीचर और वो आदमी लैब में ही छिपे रहे। पर इस डूम्सडे में फूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गया। उस आदमी का असली नेचर भी पूरी तरह सामने आ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर ने नूडल्स का एक एक्स्ट्रा बाइट खा लिया था। उसने चाकू उठाकर टीचर का पेट फाड़ दिया और टीचर के पेट से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल लिया। पर उस आदमी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि टीचर मरने के बजाय उसकी बॉडी में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का सोर्स ढूंढने के लिए उस आदमी ने टीचर पर पूरे 2.5 महीने तक अमानवीय एक्सपेरिमेंट किए। फाइनली जब उस आदमी ने आरी से टीचर का सिर काटा तो उसे एक ऐसा कोर मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तब टीचर ने फाइनली मुंह खोला, इसे खा लो, तुम्हें नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा पावर मिलेगी। पर वो आदमी उस कोर को लेकर हंसता रहा और अगले ही सेकंड उसने उस कोर को सीधे क्रश कर दिया। असल में यह सब उस टीचर का बनाया हुआ एक इल्यूजन था। मेल लीड होने के नाते मैंने यह बात पहले ही भांप ली थी। अगर मैं वो कोर खाता तो मेरा मरना तय था और मैं यहाँ यून यून और बाकी लोगों के लिए एंटीडोट ढूंढने आया था। टीचर ने देखा कि इल्यूजन इतनी आसानी से टूट गया तो उसने मुझसे स्पेयर करने की भीख मांगी, वरना मुझे पक्का रिग्रेट होगा। पर मैंने ठंडे लहजे में कहा कि यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर उसका सिर पकड़ा और थोड़े से प्रेशर से
उसे ब्लड के एक लिक्विड में बदल दिया। फाइनली जो कोर बाहर निकला वही असली था। इसके बाद मैंने लैब बिल्डिंग के सारे रिसर्च इक्विपमेंट अपनी स्पेस में रख लिए और साथ ही यून को ठीक करने का सीरम और रिकवरी इंजेक्शन बनाने का मेथड भी ढूंढ लिया। कुछ समय बाद जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के सर्वाइवर मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर निकल गया। यून ने कंफ्यूज होकर डुआनिया से पूछा कि मैं उन्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। डुआनिया ने एक्सप्लेन किया कि राइट किंग के मरने के बाद भागे हुए राइटमैन यूनिवर्सिटी के आसपास ही छिपे हैं। वो जगह अब इंसानों के रहने के लायक नहीं रही और ये सर्वाइवर मेडिकल स्टूडेंट्स इस डूम्सडे में बहुत रेयर टैलेंट हैं। इसलिए सू चेंग उन्हें सेफ जोन ले जाने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन सेफ जोन पहुंचने में अभी काफी डिस्टेंस था। यून के स्पेशल फिजिक की वजह से उसे भूख लग गई थी। वो कुछ खाने की तलाश में जाना चाहती थी, पर डुआनिया ने उसे तुरंत वापस खींच लिया और उसे कहा कि कहीं नहीं जाना है। जब तुमने हमारे साथ आने का डिसीजन लिया है तो तुम्हें बात माननी होगी। ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है। और राइट किंग का कोर ऑब्जॉर्ब करने के बाद न सिर्फ मेरी बर्सरकर एबिलिटी स्ट्रांग हुई, बल्कि मुझे आइस एबिलिटी भी मिल गई। हालांकि अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा आइस ब्लॉक ही बना पाता था। और फिर लैब की आधी बॉडी वाली म्यूटेंट लेडी थी, उसके कोर से मुझे 2 मेंटल एबिलिटीज मिली थी। पहली थी मेंटल परसेप्शन। यह एबिलिटी शायद म्यूटेंट्स की ब्लड के लिए तड़प जैसी थी। मैं लगभग 30 मीटर के दायरे में लिविंग बीइंग्स से निकलने वाली हीट देख सकता था। साफ था कि इस वक्त आसपास कुछ ताओ क्लैन के लोग छिपे हुए थे। मियाओ पुयुआन ने अचानक आगे उंगली उठाकर हैरान होते हुए कहा, तुम लोग जल्दी ऊपर देखो, एक लड़की ट्रैफिक लाइट पर रस्सी से लटकी हुई है। टीम की एक लड़की यह देखकर तुरंत चिल्लाई, वो मेरी रूममेट रुई है। तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? जल्दी उसे बचाओ। हालांकि मैं सीधे वहां से जाने लगा और उन्हें एडवाइस दी कि दूसरों के मैटर में टांग मत अड़ाओ। ये सुनकर वो लड़की भड़क गई, तुम बहुत मतलबी और बेरहम हो, लोगों को मरते देख रहे हो, क्या तुम इंसान भी हो? इसलिए मेरे जाने के बाद उन लोगों ने खुद रेस्क्यू करने की प्लानिंग की। जैसे ही 2 लड़कों ने रुई को बांधने वाली रस्सी खोली, अचानक छिपे हुए तीर चले और दोनों की बॉडी के पार हो गए। इस वक्त बचाने के लिए चिल्लाने वाली लड़की को समझ आया कि वो दूसरों के ट्रैप में फंस चुके हैं। अगले ही सेकंड तीरों के साथ कई ताओ क्लैन के लोगों ने उन्हें घेर लिया। एक ताओ क्लैन के आदमी ने गंदी स्माइल के साथ लड़की के चेहरे को लिख किया, छोटी बच्ची बहुत दयालु है, तुम्हें लालच बनाकर पक्का और लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, पर इससे पहले जरा मुझे एंजॉय करने दो। लड़की बहुत डर गई थी। डूम्सडे के ऐसे भले लोग दूसरों को मुसीबत में डालते हैं। मुझे इतना शांत देखकर डुआनिया ने मुझसे पूछा कि क्या हम अब सेफ हैं, पर मैंने उसे बताया कि हम ताओ क्लैन के जरिए घिरे हुए हैं। ये सुनते ही मियाओ पुयुआन और बाकी लोग तुरंत अलर्ट हो गए। किन लोगों ने घेरा है? दुश्मन कहाँ है? तभी मैंने अपने माइंड में सोचा, चलो अच्छा है, मेरी मिली हुई दूसरी एबिलिटी कंट्रोल टेक्निक को ट्राई करते हैं, उन्हें भी गिरने का टेस्ट चकाते हैं। उसने देखा कि कॉर्नर में पड़ी डेड बॉडीज अचानक उठ गईं और पागलों की तरह ताओ क्लैन के लोगों को काटने दौड़ी। भले ही इन जॉम्बीज की इंडिविजुअल फाइटिंग पावर स्ट्रांग नहीं थी, पर नंबर्स बहुत ज्यादा थे, जिससे जब तक छिपे हुए ताओ क्लैन के लोग रिएक्ट करते, मैं उनके ट्रैप जोन को पार कर चुका था। उन्होंने ये देखा तो बिल्डिंग से ऊपर कूद गए, जल्दी चेस करो, इन्हें भागने मत देना। पर मेरी नजर में इन ताओ क्लैन के लोगों के पास कोई कोर नहीं था, इसलिए मैंने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और दोबारा जॉम्बीज के ग्रुप को उनके साथ खेलने के लिए बुला लिया। कुछ समय बाद हम फाइनली सेफ जोन हैचिंग पहुंच गए। डुआनिया ने कहा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से आए हैं और शेल्टर चाहते हैं। ये सुनकर गार्ड कैप्टन दीवार से नीचे कूदा, अगर यहाँ कोई वेस्ट लोग हैं तो वो सब दफा हो जाएं। डुआनिया को यह सुनकर तुरंत गुस्सा आ गया। उसने उस पर मेंटल कंट्रोल की एबिलिटी यूज की। क्या यह सेफ जोन नहीं है? तुम्हारी क्या अथॉरिटी है हमें रोकने की? पर कैप्टन ने अपने सिर पर एक हाथ मारा और तुरंत होश में आ गया। सच में वेस्ट हो, ये कहते हुए उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी डुआनिया की तरफ चलाई। लकीली लू शियाओफेंग ने अचानक अपीयर होकर उसे रोक लिया। सुन कैप्टन, वो बस शेल्टर के लिए आए हैं, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि सुन कैप्टन ने कहा कि नॉर्मल लोग ताओ क्लैन के एरिया को पार करके आ गए, मुझे तो लगता है कि ये लोग ताओ क्लैन के स्पाई हैं जो अंदर घुसना चाहते हैं। इसी बीच मैंने पीछे से एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम इन दर्जनों डॉक्टर्स को लेकर किसी दूसरे सेफ जोन में चले जाते हैं। ये बात सुनकर सुन कैप्टन और बाकी लोगों की आंखें हैरान होकर फटी की फटी रह गईं। आज के टाइम में जिंदा बचे डॉक्टर्स बहुत कम हैं और ये बंदा दर्जनों डॉक्टर्स लेकर आया है। और पास खड़े लू शियाओफेंग ने मुझे देखकर सरप्राइज जताया, सू चेंग तुम सच में अभी तक जिंदा हो? फिर उसने सुन कैप्टन की तरफ देखा, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं अपनी जान की गारंटी देता हूँ कि ये ताओ क्लैन के स्पाई नहीं है। कैप्टन, जब शियाओफेंग ने खुद कहा है तो इन्हें अंदर आने दो। वैसे भी डॉक्टर्स के आने से हमें पेशेंट्स को जिंदा दफनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कैप्टन ने एक लाइन बोली कि अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो कंसिक्वेंस खुद भुगतना, और फिर वो मुड़कर चला गया। हालांकि जो बात मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी वो ये थी कि उनके बताए हुए पेशेंट्स की पूरी बॉडी पर मशरूम उगे हुए थे। उस घटिया आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि जिस ब्यूटीफुल गर्ल को वो परेशान करना चाहता था उसकी बॉडी इतनी बड़ी हो सकती है। न सिर्फ उसने एक ही बार में उसकी कार को क्रश कर दिया, बल्कि उसकी टांग भी नहीं बच पाई। इसके अपोजिट उस ब्यूटीफुल गर्ल ने एक डिसअपॉइंटेड स्माइल के साथ कहा, तुम्हें चांस दिया पर तुम किसी काम के नहीं निकले यार। असल में मेरे सबको लेकर सेफ जोन हैचिंग में सक्सेसफुली एंटर करने के बाद लू शियाओफेंग ने मुझे बताया कि यहाँ लोगों को एक अजीब बीमारी हो गई है। बॉडी पर छोटे बड़े शेप के मशरूम उगाते हैं और ये
ये चीज जितनी साफ करो उतनी ही तेजी से बढ़ती है। पर मैं जानता था कि ये म्यूटेंट फंगस का इन्फेक्शन है। अब जब बाढ़ का पानी कम हो गया है तो प्लांट्स में म्यूटेशन शुरू हो गया है। दूसरों को अलर्ट करना सही रहेगा कि प्लांट्स के अंदर की चीजों से बचकर रहें, कहीं कोई कट ना लग जाए। और ये तो बस एक शुरुआत है। अगर इन नए उगे म्यूटेंट प्लांट्स को साफ नहीं किया गया तो ये तेजी से बड़े होकर इंसानों पर अटैक करेंगे। तब ताओ क्लैन के ट्राइब्स इस मौके का फायदा उठाकर सेफ जोन पर अटैक कर देंगे और बहुत सारे लोग उनके जरिए पाले गए जानवरों की तरह बन जाएंगे। तभी एक पिकअप वैन लोगों के बीच अंधाधुंध दौड़ती हुई आई। उस पर खड़ा आदमी गन फायर करते हुए चिल्लाया, ओए घटिया लोग, सब दूर हो जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ। ये देखकर मैंने लू शियाओफेंग की तरफ देखा। कोई सेफ जोन में गन फायर कर रहा है, क्या तुम गार्जियन टीम वाले कुछ नहीं करते? ये बात सुनकर लू शियाओफेंग ने अपने दांत भींचे। स्टार्टिंग में इन रिफ्यूजियों को सेफ जोन में लाने के लिए गार्जियन टीम को जबरदस्ती सस्पेंड कर दिया गया था। ये बंदा सिटी लॉर्ड का बेटा है। उसे लगता है कि ओल्ड लोग और बच्चे सेफ जोन के लिए किसी काम के नहीं है। वो अक्सर जानबूझकर कार से लोगों को टक्कर मारकर मार देता है। तभी लॉर्ड के बेटे ने एक साइड में ध्यान दिया। रिफ्यूजियों को सहारा दे रही यूनियन एक नया चेहरा थी और उसका फिगर भी काफी अमेजिंग था। इसलिए उसने हंसते हुए यूनियन से कहा, छोटी बच्ची, क्या तुम कार पर आना चाहोगी? भैया तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलेंगे। पर मैं तो भूख के मारे चल भी नहीं पा रही हूँ, क्या भैया मुझे गोद में लेकर चल सकते हैं? ये सुनते ही लॉर्ड का बेटा तुरंत एक्साइटेड हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ। लू शियाओफेंग रोकने जाना चाहता था पर मैंने उसे मना कर दिया। कोई बात नहीं, बस शर्त यह है कि वो उसे उठा सके। तभी यून ने एक चालाक स्माइल दी और अपनी बाहें फैलाकर ऊंची छलांग लगाई, सीधे लॉर्ड के बेटे की बाहों की तरफ बढ़ी। पर अगले ही सेकंड यून की बॉडी अचानक बहुत विशाल हो गई। एक जाइंट की तरह वो लॉर्ड के बेटे को क्रश करने बढ़ी। लॉर्ड के बेटे ने यह देखा तो ओह माय गॉड चिल्लाया और जान बचाने के लिए कार से कूद गया। एक जोरदार ब्लास्ट के साथ कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। थोड़ी दूर जा रहे सुन कैप्टन ने अजीब हलचल नोटिस की। क्या मैटर है भाई? इस समय लॉर्ड का बेटा जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसे अपनी टांगों का फील ही नहीं आ रहा था। इसके अपोजिट यूनियन एक चालाक स्माइल के साथ उसे ऊपर से देख रही थी। लॉर्ड के बेटे, तुम्हें चांस दिया पर तुम किसी काम के नहीं निकले यार। जब उसने सेफ जोन के सोल्जर्स को सिचुएशन चेक करने आते देखा तो लॉर्ड के बेटे ने यून की तरफ उंगली उठाई। यह वुमन एक मॉन्स्टर है, इसने अभी एक जाइंट वुमन बनकर मेरी टांगें तोड़ दी। तभी डुआन या ने अपनी मेंटल कंट्रोल एबिलिटी यूज की। लॉर्ड के बेटे, अभी तो तुम खुद कार से गिरे और तुम्हारी टांग टूट गई। हम सब ने देखा है। कंफ्यूज्ड लॉर्ड का बेटा तुरंत गुस्से में आ गया। मैं समझ गया, तुम सब मिले हुए हो। मैं अभी अपने पापा को बुलाकर तुम सबको मरवाता हूँ। सुन कैप्टन ने साइड में कमीनी स्माइल दी। अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद सोल्जर्स की एक पूरी टीम प्रॉपर वे में इंसिडेंट वाली जगह पर आ गई। इतनी बड़ी तैयारी देखकर लू शियाओफेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सिटी लॉर्ड को बुलाया था। सबकी नजरों के सामने एक मिडिल एज्ड आदमी 2 बॉडीगार्ड्स के साथ कार से नीचे उतरा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ आखिर हुआ क्या है? लू शियाओफेंग ने लॉर्ड को आंसर किया, मेरा भाई दर्जनों डॉक्टर्स को लेकर यहाँ शेल्टर के लिए आया है। लेकिन लॉर्ड के बेटे ने ये कहते ही लॉर्ड के बेटे के चेहरे पर गुस्सा आ गया। पापा जल्दी इन्हें मारो, इन्होंने मेरी टांग तोड़ दी। पर लॉर्ड ने अपने बेटे को सीधे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ आने वाले हर एक सिटीजन के साथ अच्छा बिहेव करो। मेरे सामने लॉर्ड के बेटे का एटीट्यूड मत दिखाओ। हमेशा याद रखो कि हम सिर्फ सिटीजन्स के सर्वेंट हैं जो हर एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेहनत करते हैं। इतना कहकर लॉर्ड ने नए आए डॉक्टर्स के सामने झुककर माफी मांगी। अब मैं आप सबको यहाँ रुकने के लिए इन्वाइट करता हूँ ताकि मिलकर इस जगह को अपने सपनों का घर बना सकें। हम आपको बेस्ट फूड और अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। इस बात ने तुरंत नीचे खड़े लोगों का मूड बदल दिया। वो चिल्लाने लगे, लॉर्ड जिंदाबाद। वो यहीं रुकना चाहते थे। ये देखकर जब लू शियाओफेंग ने मुड़कर मुझसे कहा, बहुत अच्छा हुआ सूचेंग, सब लोग यहीं रुक सकते हैं, तो उसने देखा कि मैं पहले ही गायब हो चुका था। क्योंकि यून ने लॉर्ड के बेटे की टांग तोड़ी थी। वो जगह ऑब्वियसली लंबे समय तक रुकने के लिए सेफ नहीं थी। तो क्या आज रात हम तीनों को एक साथ जंगल में सोना पड़ेगा? डुआन या दीदी, मैं तो पहली बार ऐसा कर रही हूँ, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? डुआन ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, ऐसा मत सोचो, आज रात सो भी पाएंगे या नहीं ये अभी पता नहीं है। तभी मैंने नोटिस किया कि कोई आ रहा था। इस वक्त सेफ जोन से पीछा करके आए लोग आसपास चुपके से छिपे हुए थे। वहां छिपे हुए फ्रेंड्स, जब आ ही गए हो तो छिपने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही कई लोग शान से बाहर आ गए। तुमने लॉर्ड को नाराज किया है, क्या तुम्हें लगा कि तुम भाग जाओगे? इस पर मैंने सिर्फ एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं तो बस सिटी के अंदर फाइट करके गार्जियन टीम के लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था। सामने वाले ने मेरी बात सुनकर हंसी उड़ाई। तुम्हारे हाथ में कोई वेपन नहीं है और तुम फाइट करने की बात कर रहे हो। पर उसकी बात खत्म होते ही मैंने सीधे एक पंच से एक बंदे का सिर उड़ा दिया। पास खड़े गंजे ने यह देखा तो उसके होश उड़ गए। फायर करो, जल्दी गन फायर करके इसे खत्म करो। पर मैं एक ड्रैगन की तरह तेजी से मूव हुआ और नाइफ से उन सबको एक एक करके निपटा दिया। पलक झपकते ही सिर्फ वो गंजा अकेला बच गया। बताओ तुम लोग ताओ क्लैन के साथ क्या डील कर रहे हो? नाइफ सामने देखकर गंजे की हालत खराब हो गई। उसने जो कुछ भी उसे पता था सब मुझे बता दिया। लॉर्ड सच में हमेशा से ताओ क्लैन के साथ कांटेक्ट में रहा है। वो हर हफ्ते यहाँ एक सीक्रेट डील करते हैं। लॉर्ड रिफ्यूजियों का यूज करके ताओ क्लैन से फूड एक्सचेंज करता है और वो भेजे गए रिफ्यूजी ताओ क्लैन के लिए खाना बन जाते हैं। इतना कहकर गंजा हमें ताओ क्लैन के साथ होने वाली डील की जगह पर ले आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या अब वो जा सकता है? मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी एक काम में तुम्हारी हेल्प और चाहिए।